मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10th का गणित का मॉडल सेट आया हुआ था उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तो कवर कर लिया है। नहीं देखे तो वीडियो मिल जाएगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हो YouTube में या फिर चैनल में जाकर देख लीजिएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। अब बाकी है सब्जेक्टिव की, तो इस वीडियो में जितनी भी सब्जेक्टिव है सभी का सभी कवर करूंगा, बड़े अच्छे से बारीकी से कवर करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए सारे के सारे प्रश्न कवर करूंगा, तो आपका वीडियो लंबा हो सकता है। तो वीडियो को थोड़ा जल्दी देखने के लिए आप लोग वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देखिएगा, 1.5 इंटू का या फिर 2 इंटू का स्पीड में देखिए। जैसे आप लोग स्पीड करके देख सकते हो, पर स्पीड करके देखो। ठीक है, साथ ही साथ ये सभी का सभी प्रश्न जो है इसको मैंने हाथ से लिखकर आपके लिए लाया हुआ है। तो इस सभी का जो PDF में बनाकर आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डाल दूंगा। वीडियो डालने के 1 से 1.5 दिन के अंदर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। परंतु एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली PDF के चक्कर में मत रहेगा, पहले लेक्चर को देखिएगा, उससे हमको भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। आपको ज़्यादा फायदा होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसमें से आपको क्या फायदा होगा बता देता हूँ। एक तो चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आपका लिखा हुआ नहीं, वो मेरा लिखा हुआ है, तो मैंने कहाँ पर क्या किस लिए लिखा हुआ है वो आप लोग समझने में आपको दिक्कत होगा। तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊँ कि कहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग को चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस PDF में पता नहीं कौन क्या लिख दिया है, सो क्योंकि आप लोग चीज़ों को समझे हुए होंगे। ठीक है, तब आपको लगेगा नहीं कि ये पराया PDF है, सो आपको अपना ही बुझाएगा। और ऐसे आप ही का है, क्योंकि आप ही का चैनल है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज है, तो आप लोग इसके लिए वेट करो, पहले लेक्चर को पूरा देखो। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, जिसको पता है आप लोग स्किप कर सकते हो। कि देखो आपके टोटल 1 से लेके 52 तक के प्रश्न हैं, उसमें से 1 से 30 तक आपके ऑब्जेक्टिव थे, जो कि मैंने पहले वीडियो बनाकर डाल दिया है। अब जो आपका 31 से लेके 38 तक के प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। इसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों को ही आपको आंसर देना है, क्योंकि देखा जाए 31 से 38 तक के आपके टोटल 8 प्रश्न बनते हैं, आपको 6 ही बनाना है। ऐसा चालाकी मत करना कि 8 का 8 करने एग्जाम में बना दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तब क्या करेगा, एग्जाम शुरू से लेके जो आपके 6 प्रश्न होंगे उन्हीं को चेक करेगा, बाकी के 2 चेक नहीं करेगा। तो ऐसा मत सोचना कि मैं 8 का 8 बना देता हूँ, अगर कोई 2 भी गलती हो जाए तो भी मेरा 6 सही है, ऐसा नहीं हो बाबू। ठीक है, कोई 6 ही बनाना, 2 को तो छूना भी मत। परंतु ये चूंकि एग्जाम नहीं मॉडल सेट है, तो मैं सभी के सभी क्वेश्चन कवर कराऊंगा 8 का 8। उसी प्रकार से ये तो आपका सेक्शन बी खंड बी हो गया। सेक्शन सी में अगर मैं बात करूं तो आपके सेक्शन सी में अगर मैं बात करूं तो 39 से 46 तक के आपके शॉर्ट टाइप के प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो टोटल प्रश्न 3 मार्क्स से होंगे। इसमें भी 39 से 46 टोटल आपके 8 प्रश्न बनते हैं। आपको कोई एनी 6 कोई 6 ही प्रश्न के आंसर देने हैं। मैं सभी का सभी 8 प्रश्न कवर कराऊंगा इस वीडियो में। अब बचा सेक्शन डी, जिसको हम लोग लॉन्ग टाइप प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। 47 से लेके 52, यानी कि इधर देखा जाए 3, 2, 5, टोटल 6 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, उसमें से आपको देखा जाए तो इस 6 में से आपको कोई 4 ही प्रश्न के आंसर देने हैं। और उसमें भी एक अच्छी बात है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप लोग देखो, आप लोग देखोगे तो ये आपके पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, सेक्शन डी, जो कि टोटल 5 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, और 5 नंबर के प्रश्न टोटल 4 ही कवर करना है। ठीक है, ये जो आपका इसका मतलब होता है कि जो सबसे पहले लिखा होता है वो होते कितने नंबर का क्वेश्चन है, और जो बाद में गुना में लिखा होता है उधर वो आपका होता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 4 ही अटेम्प्ट करें, टोटल प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के हैं। तो देखो आपको 4 ही बनाना है। तो देखो आपके पास ये प्रश्न है, मैं अच्छी बात ये बोल रहा था कि देखो 51 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखो आपके पास 2 प्रश्न मर्ज है, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ। तो 51 नंबर में भी आप लोग चाहो तो ये बना सकते हो, चाहे ये बना सकते हो, दोनों नहीं बनाना है। ठीक है, और जो 52 नंबर का प्रश्न है उसमें देखो आपको ये बनाना और ये बनाना है, यानी कि 52 नंबर में भी 51 नंबर में एडवांटेज ये है कि इसमें अथवा प्रश्न एडेड है। तो 52 का भी कोई एक बनाना है और 51 का भी कोई एक बनाना है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं तो इधर 4 प्रश्न, ठीक है, 5, 6, 7, 8 प्रश्न है। 8 में से आपको मोटे 4 ही बनाना है, 4 नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए, जो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, परंतु इस बार हो गया, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी सारी चीजें, मैंने आपको बता दिया। मैं सभी का सभी प्रश्न 8 का 8 कवर कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला था, ये सभी प्रश्न मैंने हाथ से लिखकर आपके लिए बनाया, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए वेट करो, पहले वीडियो को देखो, फिर आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके टेलीग्राम आपका जो चैनल है प्रथम अकादमी का, उसको फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
सबसे पहला प्रश्न लिखा है कि एपी का पहला पद 21 और सारांतर 5 है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, कोई एक एपी है जिसका पहला पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, आपको 21 दिया गया, सारांतर जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं आपको 5 दे दिया गया है, आपको 18वां पद यानी कि 18वें नंबर पर कौन आएगा वो आपको निकालना है। यानी अगर मैं कुल मिलाकर बात बताऊं तो आपके पास A18 आपको पूछा है। ठीक है, अब चूंकि 18वें नंबर का पद निकालें यानी कि n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 18 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर बात बोलो तो a d और n का वैल्यू दे दिएगा, आपको 18 निकालना है, A18 निकालना है। और सबको पता है कि हम लोगों ने an का फॉर्मूला पढ़ा है, एपी के पदों का फॉर्मूला पढ़ा है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ n का वैल्यू 18 रखोगे तो A18 बराबर में, और यही तो हमको निकालना है A18, तो A18 बराबर में क्या हो जाएगा, a का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा ऊपर में देखो 21 है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे a का वैल्यू 21 पुट करोगे, n का वैल्यू 18 और माइनस 1, d का वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपके पास कुल मिलाकर ये बनकर आ जाएगा 21 प्लस का इंटू 18 माइनस 1 इंटू 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि देखो आपके पास 21 का 21 प्लस का 18 माइनस 1 17 गुना में 5 करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 21 का 21 रहा यहाँ पे नीचे में देख सकते हो। ठीक है, और प्लस आपका 17 गुना 5, 17 पचे 85 आपका आ गया। तो कुल मिलाकर A18 जो निकल गया, 18वां नंबर का पद जो निकल गया 21 प्लस 85 आपका 106 निकल गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, देख लो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर, यानी कि मान लो कि कोई एक वृत्ताकार तार है इस प्रकार का आपके पास, ठीक है, जिसकी आपके पास त्रिज्या तो दी गई है वो जो आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको ठोक पीट कर किसी तरह से ठोक बजाकर मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, एक इस प्रकार से एक वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ भुजा की परिमाप या वर्ग का परिमाप एक ही चीज है, परिमाप पूछा है। ठीक है, तो देखो एक सोचने वाली बात है, लॉजिक वाली बात है, जाहिर सी बात है कि ये एक वृत्त से बना है। किससे बना है, एक वृत्त से बना है। तो वृत्त का जो परिधि होगा वही इस वर्ग का भी परिधि होगा, क्योंकि ये वाला जो साइड वाला तार की लंबाई ये तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर आपके पास अगर आपको वृत्त का अगर आप लोग परिधि निकाल लो तो वही आपका वर्ग का परिमाप भी होगा, क्योंकि वृत्त के लिए परिधि वर्ड यूज करते हैं और वर्ग के लिए परिमाप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो वही आपका वर्ग का परिमाप होगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपको यहाँ पे 4a निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4a होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वर्ग का भुजा निकालने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आपके पास वृत्त का जो आपके पास वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वही आपका वर्ग का परिमाप है। तो वही चीज मैंने लिखा है कि दिया है कि वृत्ताकार तार की जो त्रिज्या वो 14 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी मैं इस तरह से AC लिखूं इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो आप लोग यहाँ पे हिंदी में प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, वही चीज है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा वृत्त के परिधि बराबर होगा, वृत्त का परिधि 2πr होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 रखो, r का वैल्यू 14 रखो, तो देखो 7 के साथ 7 दूना 14 कट जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 गुना 22 गुना 2 करोगे तो 88 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। तो यही आपका वर्ग का परिमाप होगा, और ये सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, सेंटीमीटर में है, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है, किसी का भी परिमाप बात करूं तो वो एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई सेंटीमीटर मापा जाता है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर लिखते, आयतन पूछता तो क्यूब लिखते हैं। चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान देना, हो सकता है कि आपको यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया है, हो सकता है मीटर में दिया होता, ठीक, और आंसर आपको सेंटीमीटर में पूछ लेता, तब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो देखा यहाँ पे, यदि r का निर्देशांक दिया हुआ है 10,9, 10,9 का मतलब है कि x का वैल्यू 10 है और 9 का वैल्यू y है, बोले कि y का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू 10 है, और बिंदु जो है आपके पास a और जो b है को मिलाने वाली रेखा का AB का मध्य बिंदु, यानी कि अगर मैं एक AB रेखा खींचूं तो यहाँ पे आपके पास A होगा और यहाँ पे आपके पास B होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया था। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, तो यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम को जरूर बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ डायग्राम बनाना, तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ऐसे डायग्राम बना दीजिएगा। देखो मैं बता देता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ पे एक पॉइंट देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट देना है, यहाँ पे एक पॉइंट देना है। ठीक है, यहाँ पे A लिख देना है, यहाँ पे B लिख देना है, और A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 10,9 और B का कितना, अच्छा ये 10,9 A का नहीं है, ठीक है, A का है यहाँ पे 6,5।
6,5 लिख देना है और बी का आपके पास 14,y लिख देना है। और इसका जो मध्य बिंदु है, जो आपके पास यहाँ पे मध्य बिंदु दिया गया जो कि आपके पास r है, इस r का निर्देशांक आपके पास 10,9 दिया गया है। तो आपको इस y का वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बाकी मैं जो PDF अपलोड करूंगा तो वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे सुधार दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे? तो देखो सीधा सीधी बात है, सबसे पहले लिखो कि क्या दिया हुआ है। तो दिया है कि देख लो बिंदु जो R है वो बिंदु A और B का मध्य बिंदु है। तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाओ, सीधे सीधे आंसर आएगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र ये होता है कि देखो कि आपके पास जो भी मध्य बिंदु, जैसे कि ये जो आपके पास AB रेखाखंड है यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु आपके पास R है। तो इस R का जो निर्देशांक मान लो अगर हम लोग x, y मान लेते हैं तो उसका जो आपका निर्देशांक निकलेगा वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 से होता है। ये आपको आप लोगों ने मध्य बिंदु फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ जो ये जो x है, इस x के लिए ये वाला होता है और y का वैल्यू यहाँ से निकलता है। और गौर करके देखो आपको यहाँ पे ये जो रेखाखंड, ये जो A से B तक ये जो रेखाखंड है आपके पास, ठीक है, इस B वाले निर्देशांक में आपका y है, ठीक है। और आपको यहाँ पे y का मान निकालना है, जो कि आपको पता चल गया कि आपको यहाँ पे कौन सा लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये y वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको लोग x को लेकर ढोके कोई फायदा है नहीं, डायरेक्टली y वाला लेंगे। तो डायरेक्टली मैं r y का वैल्यू यहाँ पे लूंगा, जो कि क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो और आपको पता है कि r जो y है, देखो ये जो r y है, जो मध्य बिंदु में जो r y का वैल्यू वो 9 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, इसके जगह पे 9 लिख दूंगा। और देख लो यहाँ पे y1 और y2, तो y1 में इसको मान लेता हूँ 5 को और y2 में इसको मान लेता हूँ, जो कि y ही है इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस y डालूंगा, बाई 2 करोगे तो कुल मिलाकर देखो जैसे आप लोग इस 2 को उधर भेजोगे तो ये 9 के साथ क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपके पास 5y। अब y का वैल्यू चाहिए तो 5 को उधर भेजो, घट जाएगा तो 18 में 5 चल गया तो 13 आ जाएगा, y का वैल्यू 13 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। चले चौथे सम के प्रश्न पर आधा लिखा है कि यदि लंबवत देखो यहाँ पे एक स्तंभ की ऊंचाई, या मान लो कि कोई एक लंबवत यानी कि जमीन से 90 डिग्री पर खड़ा कोई एक स्तंभ है, उसकी ऊंचाई आपके पास 60 मीटर दिया हुआ है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई, जो इसकी छाया बन रही है, वो आपको कितना दे दिया गया, देख लो 20√3 दे दिया गया है। तो स्तंभ के प्रकाश के स्रोत के साथ आपको उन्नयन कोण निकालना है, यानी कुल मिलाकर आपको ये वाला जो एंगल बनेगा, ये जो प्रकाश है यहाँ से जो आपका ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये थीटा आपको निकालना है। तो ये भी सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले लिखो दिया क्या है। तो देखो मैंने यहाँ नामकरण कर दिया, इस स्तंभ के शिखर को मैंने A मान लिया, बॉटम को B मान लिया, और ये जो छाया का जो आपके पास पीक है, वे बोले कि जो आपका इधर देखा जाए छाया का जो टॉप पॉइंट है वो आपको उसको मैंने C मान लिया, ठीक है। तो देखो AB जो है स्तंभ की ऊंचाई उसको 60 दिया हुआ है, 60 मीटर मैंने लिख दिया। जो आपके पास छाया बन रही है उसका वैल्यू आपके पास 20√3 इसको मैंने लिख दिया। तो कुल मिलाकर आपको थीटा निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे देख लो स्तंभ जमीन के साथ 90 डिग्री में है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो इस समकोण त्रिभुज में वही चीज लिखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan थीटा बराबर में क्या होगा, हम लोग tan थीटा का उपयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देख लो आपको यहाँ पे कुल मिलाकर इस थीटा के लिए ये वाला P हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला P होता है, और ये जो नीचे वाला होता है ये B होता है। नीचे वाला जरूरी नहीं कि B हो, क्योंकि देखो समझो ये आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये तो फिक्स होता है, और थीटा का सामने वाला P होता है, तो बचा नीचे वाला B ना, तो यानी कि यही B होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे P और B का वैल्यू पता है, थीटा निकालना। तो P और B का वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है, या फिर बोलो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, तो आपके पास tan थीटा में होता है, इसलिए हम लोग tan थीटा का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लो ये और ये पता होता तो देख लो आपके H और आपके पास देखा है तो B का वैल्यू पता, तो और H और B किस में होता है, कॉस में होता है या फिर कॉसेक में होता है, तो आप लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो आपको अगर मान लो कि ये वाला P और H पता होता तो फिर आप लोग क्या करते थीटा निकालने के लिए, तब आपको पता है कि H और P जो होता है वो आपके पास साइन में होता है और कॉसेक में होता है, तो आप लोग साइन और कॉसेक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये जो बताया आपके पास, आप लोगों ने सुना कि जैसे कि ये और जब आपको ये पता होता है, यानी कि B और H का वैल्यू पता होता, तब आप लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉस का और सेक का, कॉसेक का नहीं, कॉस का और सेक का उपयोग करते हैं। मैंने शायद गलती से कॉसेक बोल दिया, कॉसेक तो साइन का होता है, साइन का उल्टा होता है। तो अगर ये दोनों दिया होता तो आपके पास किसका उपयोग करते हैं आप लोग, कॉस का और सेक का, क्योंकि P और H जो होता है, B और H जो होता है वो कॉस में और सेक में यूज होता है, ठीक है। तो आप लोग कॉस और सेक दोनों का उपयोग कर सकते थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में देख लो आपके पास P और B का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग tan का उपयोग करेंगे। आप लोग चाहो तो cot का भी उपयोग कर सकते हैं, आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसमें भी आंसर आएगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बाई बी। p का वैल्यू यहाँ पे ए बी है जिसका वैल्यू 60 है, तो वही मैंने लिखा ए बी, नीचे में इसका वैल्यू मैंने 60 लिख दिया है। और नीचे यहाँ देख लो ये जो बी सी है ये आपका b है, क्योंकि tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी। और b का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो बी सी है जिसका वैल्यू आपके पास देखा है तो आगे चल के 20√3 बना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे 60 बटे में 20√3 लिख दिया गया। अब यहाँ पे देख लो 20 के 20 20 60 कट जाएगा, यानी कि 3/√3 बचेगा। अब देखो देखा जाए 3 को मैं यहाँ पे √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 गुना करोगे तो वापस 3 बन जाएगा। अब यहाँ देख लो एगो √3 खत्म हो जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा, तो इसलिए tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया √3। और आपको पता है कि tan का अगर 60 डिग्री का मान लोगे तो वो √3 होता है, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया 60 निकल गया। तो यहाँ पे जो ये जो छाया का उन्नयन कोण है सूर्य के साथ स्रोत के साथ प्रकाश स्रोत के साथ वो आपका 60 डिग्री का बनेगा, यही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो देखो घन की आपको लंबाई दे दिया गया है, ठीक है, जो कि विकर्ण की लंबाई दे दिया गया जो कि आपके पास 8√3 सेंटीमीटर दिया गया है। और प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से साइड में डायग्राम जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, इससे एग्जामिनर 1-2 नंबर तो ऐसे ही दे देता है, ठीक है। तो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने को कहा है। और आपको पता है कि जो आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 6a² होता है, यानी कि आपको यहाँ पे a निकालना होगा। और a का मतलब होता है घन की भुजा। तो सबसे पहले हम लोग घन की भुजा निकालेंगे तभी ना निकाल पाएंगे। कोई भी मैथ का क्वेश्चन बनाने का ट्रिक यही होता है कि पहले देखो आपको क्या निकालना है और उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और उस फॉर्मूला में क्या क्या है जो कि मेरे पास है और नहीं है। जो है सो अच्छी बात है, पुट करो डायरेक्ट, और जो नहीं है उसको पहले लाओ। तो इस क्वेश्चन में आपको a निकालना है पहले, और a कैसे निकल जाएगा घन के विकर्ण के फॉर्मूला से, क्योंकि जो घन का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है a√3 होता है। तो वही लिखा है कि हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर क्या होगा a√3। और यहां से देखो कि घन का विकर्ण आपको दे दिया गया 8√3 जो कि किसके बराबर हो जाएगा a√3 का, क्योंकि घन का विकर्ण a√3 होता है। या फिर यूं समझो घन का विकर्ण का वैल्यू ये रहा और इसका वैल्यू ये रहा, यहां से √3 कट जाएगा, क्योंकि देखो √3 इधर गुना में हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहां से काटो चाहे डायरेक्टली काटो, बात बराबर थोड़ा स्मार्ट बनो, यही काट दो। तो a का वैल्यू फाइनली 8 निकल गया। और यहाँ पे a क्या देखो मैंने साइड में लिख दिया है ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो। ऐसे एग्जामिनर तो कंफ्यूज होगा नहीं, ठीक है, ऐसे वो एग्जामिनर बना नहीं कॉपी चेक करने वाला, आपका मास्टर ही है, लेकिन फिर भी वो क्या चाहता है कि बच्चा मुझे क्लीन सारा चीज दिखाए कि आपको आप लोग कहाँ पे क्यों किस लिए लिखे हो। तो मैंने साइड में बगल में लिख दिया कि ये a जो है ये घन की भुजा है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखे। और इस तरह से आप लोग बॉक्स जरूर कीजिएगा, इससे जो जो मेन टॉपिक होता है डायरेक्टली वहां पे फोकस जाता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 3 चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइट नजर आ रही होंगी। पहला चीज तो ये आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, दूसरा ये जहां जहां मैंने बॉक्स बनाई ये ज्यादा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा एग्जामिनर को ज्यादा अच्छा इंपैक्ट मिलता है, वो नंबर थोड़ा बढ़ा कर दे देता है। अगर कहीं बीच में थोड़ा बड़ा त्रुटि भी होता है ना तो बोलता है चलो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा अच्छा है, वो दे देता है नंबर, ठीक है। अब डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा 6a²। 6 गुना में a का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 6 गुना 64 करोगे तो 384 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या। देखो ये तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, बाकी इसके लिए मैंने सेपरेटली लगभग 1 घंटा के आसपास वीडियो बनाया है कि आप लोग √3 को परिमेय संख्या कैसे होती है ऐसे लिखिए, सर्च कर लीजिएगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए बाय प्रीतम एकेडमी, ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये वाला जरूर देख लीजिएगा, 100% प्रश्न आएगा, ठीक है। या तो सिद्ध करने दे देगा कि √3 सिद्ध करो, रूट आपके पास 5 सिद्ध करो, √7 सिद्ध करो, √98 सिद्ध करो, बताइए ये सब आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। या आपको इस तरह से देगा 3√3 सिद्ध करो, या 3 + √3 सिद्ध करो, या √3 भागा में 3 सिद्ध करो, या फिर अब होगा कि 5 √5 6 √5 सिद्ध करो। इस तरह से कुछ भी संख्या दे देगा, बोलेगा कि आपको सिद्ध करो। तो ये 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, एक जिसमें सिर्फ नॉर्मल संख्या रहेगा √3 √5 √7 को सिद्ध करो, और एक क्या होगा कि इन अपरिमेय संख्याओं के साथ में कुछ संख्या गुना भागा जोड़ के साथ अटैच्ड होंगी। जैसे देखो यहाँ पे √3 तो अपरिमेय संख्या के साथ 3 गुना में अटैच्ड है, या फिर ये भागा में भी रह सकता था, या आपके पास देखा तो जोड़ के साथ भी रह सकता था, या घटाव के साथ भी रह सकता था। इस तरह से अटैच कर भी क्वेश्चन पूछता है, जो कि थोड़ा ईजी बनता है, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी बनता है, ठीक है। और बाकी जो सिंगल प्रश्न होते हैं जैसे √3 √5 √7 वो सब थोड़ा लंबा बनता है, तो सबको मैंने बड़ा अच्छा समझाया और ये सब क्वेश्चन भी समझाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। बाकी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर 5 नंबर फिक्स हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ा इजी बनता है इसीलिए इसको 2 नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। बाकी 3 नंबर के कैटेगरी में जनरल प्रश्न बनता है, कभी कभी तो 5 नंबर की कैटेगरी में बन जाता है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है विरोधाभास वाला, कि आप लोग मानो फिर उसको आप लोग गलत प्रूव करो। तो हम लोग मान लेते हैं कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, सॉरी। तो परिमेय संख्या होने से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग p बटा q के बराबर में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होता है, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि p और q का आप लोग HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। और शॉर्ट में बोलो तो p और q को और भागा नहीं लगेगा आपस में, ठीक है। तथा जो q होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमको देखो क्या करेंगे कि ये जो अपरिमेय संख्या है इसको रखेंगे जैसे तैसे, बाकी सबको जोड़ घटा गुना भागा उसको हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे। गुना में तो जाके भागा में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखो यहाँ 3 गुना में तो उधर भागा में नीचे आ जाएगा, यानी कि q के साथ 3 जाके यहाँ पे गुना हो जाएगा, भागा के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर 3 जोड़ में रहता तो इधर जाके माइनस में हो जाता, अगर प्लस अगर माइनस में रहता तो जाके प्लस हो जाता, अगर भागा में रहता तो जाके गुना हो जाता, जैसे रहता सबको उधर भेज देना है, खाली अपरिमेय संख्या को आपके पास रखना है। अब देखो हमको पता है कि चूंकि देखो p और q एक पूर्णांक है, इसीलिए p बटा 3q भी एक पूर्णांक होगा या फिर बोलो परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक बोलो परिमेय संख्या होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो आप लोग किसी भी पूर्णांक को पूर्णांक से भागा दोगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ऊपर में क्या लिखा कि q = नॉट 0 है, यानी कि ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, यानी जाहिर सी बात है कि p बटा में 3q हमेशा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे में अगर 0 होता तब ये गुण गोबर हो जाता है, ये तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले बता दिया कि q 0 बराबर नहीं है। q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, यानी कि जो भी वैल्यू होगा p और q का ये हमेशा परिमेय संख्या देगा। तो वैसे मैंने लिखा कि p और q एक पूर्णांक है, इसलिए p बटा में 3q एक परिमेय संख्या होगा जहां q = नॉट 0 है, ठीक है। और इसीलिए देखो कि चूंकि देखो कि यहाँ पे आप लोग गौर करके देखो कि ये एक परिमेय संख्या है, तो और ये इसके बराबर यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा। तो वैसे मैंने लिखा है कि इसीलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, परंतु हमको पता है कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह असंभव है। क्योंकि देखो बीच में बराबर होने का मतलब ये कि सारा गुण मिल रहा है, 56 के 56 गुण मिल रहा है, ठीक है। 56 की 36 होता है, जो भी 36 के 36 गुण मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू 5 है, सब कुछ मिलना चाहिए। जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जो कि गुणगबड़ हो रहा है। तो वैसे में लिखा कि यह असंभव है, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या माना था, इसको हम लोगों ने परिमेय संख्या माना था, लेकिन यहाँ पे जाके गुण गोबर हो जा रहा है, यानी कि हम लोग जो सोचे थे वहां पे जरूर कुछ ना कुछ गलती है, या हमारी सोची कल्पना का विरोधाभास हो रहा है, जरूर ये परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग विरोधाभास लिखे हुए हैं, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, ठीक है ना। इसीलिए देखा जाए तो आपके पास 3√3 एक अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से आपको बनाना है। बस ध्यान रखने वाली बात यहीं पे है कि जितने भी यहाँ पे संख्याएं हो जोड़ घटा गुना भागा में, जो आपके परिमेय संख्या होगा उन सबको उधर भेज देना, ठीक है, p बटे q की तरफ भेज देना, जो परिमेय संख्या बस उसको रख दीजिएगा, बाकी सब हुबहू इस तरह से आप लोग चेप दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक प्रश्न आया है। देखो आपके पास लिखा 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री बराबर 10 है, तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको cosec 30 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होना तो होता है। और साथ ही साथ आपके पास cos 60 डिग्री वैल्यू आपके पास sin 30 डिग्री बराबर होता है, जो कि 30 डिग्री होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब चलो वैल्यू पुट करो। तो देखो आपके पास यहाँ पे 2 का 2 हो गया, cosec 30 डिग्री वैल्यू 2 होता है, और यहाँ पे cosec स्क्वायर इसलिए यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर करना है, प्लस x cos 30 डिग्री 1/2 बराबर में 10। सॉल्व करो सिंपली इसको। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो प्लस, देखो हुबहू यहाँ देखा जाए तो यहाँ x बटा 1 है, x को 1/2 से गुना करोगे तो x/2 आ जाएगा। आप गौर करके देखो यहाँ पे 4 गुना 2 करोगे तो 8 हो गया, और प्लस में x/2 बराबर में 10 हो गया। अब यहाँ से देखो मैं इस 8 को उधर भेज देता हूँ, प्लस में इधर तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 10 में अगर 8 चला गया तो 2 बचा। अब देखो यहाँ पे x/2 बराबर में 2 है, तो 2 को इधर भागा में जाके गुना हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू आपके पास 2 गुना 2 4 आ गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या AP यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसका कोई पद 150 आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधे समझो कि आपको पूछा कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई AP है, तो इस AP में कहीं पे 150 आएगा कि नहीं आएगा, -150, ठीक है। तो कहीं -150 आएगा कि नहीं आएगा आपको बताना है, यानी कुल मिलाकर आपको वो पोजीशन फाइंड करना है कि कहाँ पर आपका ये -150 होगा। और वो पोजीशन ही तो नंबर होता है, यानी कि आपको n निकालना है कि कितने नंबर पर आपका -150 होगा। तो आपको कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको n निकालना होता है। अब n निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लिखो दिया है, देखो एक AP दिया हुआ है,
है और आपको पता है कि AP दिया, यानी कि यहाँ पर आपका पहला वाला जो होता है संख्या वो आपका A होता है, A बोलो या A1 बोलो, बात बराबर है। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 करने से, यानी बाद वाले में पहले वाले को घटाकर, यानी कि आप लोग 8 में 11 घटाओगे तो -3 निकल गया, सार्वंतर निकल गया। और यहाँ पे जो आपके पास 150 दिया गया, आपको ये तो पूछा ना कि -150 कहाँ पर है, यानी कि इसको आप लोग अंतिम पद जैसा ट्रीट करो, ठीक है। तो इसी को मैं an बराबर -150 लिखूंगा और आपको यही पता करना है कि ये जो अंतिम पद जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे हैं -150 को, ये कितने नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को n निकालना है। यदि n का वैल्यू गोटा गोटी आया, 1 2 3 4 5 इस तरह से आया, यानी कि क्या है कि वो कहीं ना कहीं पे है, उतने नंबर पर है। लेकिन n का वैल्यू अगर आपका पॉइंट में आ जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देख लो आपके पास पॉइंट में आया हुआ है 54.6, यानी कि ये संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि ये 150, ये जो -150 इस AP में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर पॉइंट में आया है, ठीक है ना, अगर आपके पास देखा जाए तो ये बटे में आए, ठीक है ना, भिन्न में आए, तो देखा जाए तो आपके पास भिन्न मतलब क्या, पॉइंट में से समझो, अगर पॉइंट में आए, गोटा गोटी वैल्यू ना आए तो ये उस AP में नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आपको n निकालना है। n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 नॉर्मल आ रहा है, गोटा गोटी संख्या आ रहा है, यानी कि वो होगा, और अगर नहीं आ रहा है गोटा गोटी संख्या, आधा आधा डेढ़वा आ रहा है, तो यानी कि वो नहीं होगा। तो चलो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे an का, जो कि होता है, अभी आप लोगों ने देखा a + n - 1/2, वैल्यू पुट करो। an का वैल्यू -150, a का वैल्यू 11 और बाकी यहाँ पे d का वैल्यू -3 है, ठीक है। अब ये 11 इधर जाएगा तो घट जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 में अगर 11 गया वो भी -150 और -11 जाएगा नहीं है, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, तो -161 हो जाएगा। और इधर एज इट इज जैसा का तैसा रहने दो। अब देखो समझना, एक यहाँ पे आप लोग बुद्धिमानी करना इस टाइप के प्रश्न में। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, -3 को इसके साथ गुना किया है, ठीक है। तो इसके साथ गुना किया तो क्या बन गया, -3 n के साथ गुना होगा तो -3n हो जाएगा, फिर -1 के साथ -3 गुना होगा तो +3 आ जाएगा। तो आप लोग गुना करना, कब गुना करना, जब आप लोग देख लेना कि ये जो है यहाँ -3 से क्या ये वाला कट रहा है। अगर कट रहा है तो गुना मत करना, डायरेक्टली भेज देना, भागा में जाएगा, आपका n का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं तो आप लोग फंसोगे, थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो कि यहाँ जो 3 से ये -161, बोलो कि 161 आपका नहीं कटता है, इस केस में आपको क्या करना है, गुना करना है। तो मैंने यहाँ पे गुना कर दिया। तो देखो यहाँ पे अब ये 3 जो इधर फिर से भेजो, तो भेजने के बाद देखा है तो 164 आ गया। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस में होगा, -164 -3n, तो माइनस खत्म हो गया। अब देखो आपको n चाहिए तो 3 को उधर भेज दो, तो काटोगे, देखो आपके पास 54.6 आएगा, यानी n का वैल्यू आपके पास पॉइंट में आया है, और n का वैल्यू पॉइंट में संभव नहीं है, यानी कि ये AP का पद नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मान लो AP क्या होता है, जैसे कि देखा जाए तो कोई नंबर्स का कलेक्शंस होता है जिसके बीच का डिफरेंस सेम होता है, और उसमें पद होता है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है। कभी सुना है कि आधा पद है, 5 पद है, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है, इसलिए n का वैल्यू कभी भी आपका इस तरह से पॉइंट में नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में आपके पास 7 लाल और 8 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदि निकाला जाता है, बिना देखे निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी, यानी कि लाल होने की प्रायिकता निकालना है, और काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना। बहुत ईजी है। लाल गेंदों की संख्या 7 दिया हुआ है, काली गेंदों की संख्या 8 दिया है। सबसे पहले आपको काम करना है, क्वेश्चन में दिया है जरूर लिखने का। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो अगर आप लोग दिया है को भी लिख देते हो ना, तो याद रखना कि आपको 1 नंबर तो साथ ही साथ 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाता है, ठीक है। तो बेफोकटिया का आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, वो तो कर जरूर दीजिएगा। और कुल गेंदों की संख्या आपके पास टोटल 15 दिया है ठेली में, क्योंकि देख लो 7 और 8 को जोड़ोगे तब ना 15 आएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है, परंतु बोला कि 7 लाल है, 8 काली, यानी कुल मिलाकर 7 + 8 यानी 15 ना होगा, ठीक है। चलो, तो लाल गेंदों की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि देखो किसको निकालना है, लाल की। तो लाल कितने मौजूद है, 7, तो उसको ऊपर में लिखो। टोटल कितने परिणाम है, 15, यानी कि 7/15 हो गया। काली कैसे निकलेगा, अगेन काली कितना है, 8, टोटल कितना है 15, यानी कि 8/15 हो गया, आंसर आ गया, बस ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखो दिए हुए, यहाँ पे कोई एक बटन दिया हुआ है, बोलो कि चार्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको x और y का मान निकालना है। देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे y इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसका आपके पास माध्य दे दिया गया 28.5 दे दिया गया है, ठीक है। तो यही चीज बनाने के लिए सबसे पहली बात माध्य निकालना है, और इस प्रकार जब आपको बटन दिया हो, ठीक है, डाटा में इस तरह से डाटा दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हो, तब आपको बेसिकली माध्य का ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको देख लो बीच में आपको CF का जरूरत पड़ता है, यानी कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे हिंदी में संचयी बारंबारता लिख दीजिएगा, तो वो निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस से छापेंगे यहाँ पे और इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखो ये तो हुबहू जिस तरह से आपको है यहाँ ऊपर में मैंने जैसा का तैसे उतार दिया, ठीक है। इसको बस मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है, देख लो
यहाँ पर एक कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है और संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकलता है, जैसे देखो इसका फ्रीक्वेंसी 15 है तो 15 का 15 उतार दो जैसे कहते से। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में देखो यहाँ 15 और x को जोड़ना है, यानी कि 15 प्लस x करना है। अब 15 प्लस x आया, अब इसको करना है इसके से नीचे वाले के साथ 15x प्लस 30 करना है। तो देखो 30 और 15 संख्या है तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि 45x हो जाएगा। 45 प्लस x हो जाएगा, 45 नहीं 45 प्लस x हो जाएगा। अब 45 प्लस x को आपको जोड़ना है फिर इसके साथ, ठीक है। तो 45 और 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा, और ये 170 प्लस x हो जाएगा। अब फिर इसके साथ जोड़ो तो 70, और यहाँ पे y तो जुड़ेगा नहीं 70 के साथ क्योंकि ये संख्या है नहीं, तो जैसा तैसा रह जाएगा 70 प्लस x पहले से था उसमें प्लस y और हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 70 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब इसमें 15 को जोड़ो, ये संख्या इसलिए 70 में 15 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 85 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको ऐसे 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 जोड़ते जाना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एक अच्छी बात ये याद रखना कि यहाँ पे ये जो आता है ना लास्ट वाला, ये हमेशा जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसके बराबर होता है। यानी जब भी आप लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करोगे तो ये हमेशा 100 के बराबर आएगा, ठीक है। इस टोटल आप लोग फ्रीक्वेंसी को जोड़ो तो ये 100 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 100 के बराबर ये आएगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे टोटल n का वैल्यू 10 है, सॉरी 100 है, तो यहाँ n/2 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। n/2 हम लोग इसीलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमको माध्यक वर्ग यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और माध्यक वर्ग निकालना तो है ही, साथ ही साथ देखो फॉर्मूला में n/2 चाहिए होता है, इसलिए आप लोग यहाँ भी निकाल सकते हो। तो अब माध्यक वर्ग निकालो कैसे, तो देखो ये 50 किस फ्रीक्वेंसी के किस CF के बीच में आ रहा है, तो बोलोगे सर 50 नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे समझना, देख लो आपके पास यहाँ पे माध्यक जो आपके पास 28.5 दे दिया गया है। तो अब आपको देखना है इस वर्ग अंतराल में कहाँ पर 28.5 किसके बीच में आएगा, तो 20 और 30 के बीच में आएगा, यानी माध्यक वर्ग यही होगा, ठीक है। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30 होगा, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर में 20 से 30, यानी ये जो 50 होगा ना, याद रखना कि ये यहीं पे कहीं पे होगा, इसी पर के बीच में होगा या इससे कम होगा, यानी कि ये पहले वाला 15 प्लस x और इसके बीच में आपके पास 45 प्लस x, इसके बीच में ही होगा। क्या होगा आपके पास, देखा जाए तो आपके पास 50 होगा, या फिर हो सकता है कि इसका ही वैल्यू 50 हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। चलो, और हम जानते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होता है, L प्लस का n/2 माइनस का CF बराबर में F इंटू का H, जहाँ पे आपको पता है कि L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो सबसे छोटा वैल्यू है 20, तो यहाँ पे L का वैल्यू 20 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जितने भी वैल्यू है उसको आप लोग साइड में या फिर पहले कहीं ना कहीं जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपको नंबर दे दे। n/2 अभी ऊपर में निकाला था 50, CF का वैल्यू कितना होता है, देखो इसको समझो, संचयी बारंबारता माध्यक वर्ग क्या था ये वाला, तो इसके सामने वाला ये वाला 45 प्लस x नहीं होता है, इसके ऊपर में जो पहले आपका CF आता है ना, माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग का जो CF होता है वही आपकी संचयी बारंबारता होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 प्लस x लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CF का वैल्यू क्या लेना है 15 प्लस x, F का वैल्यू 30 है, और H का वैल्यू, H मतलब होता है कि इसका बीच का कितना डिफरेंस है इन वर्ग अंतराल के बीच में, 10 0 से 10 10 से 20 देख लो 10 का डिफरेंस है, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट करो, माध्यक का वैल्यू देख सकते हो 28.5 है, L का वैल्यू 20 है, n/2 का वैल्यू 50 है, माइनस का CF का वैल्यू 15 प्लस x है। यहाँ गोल करके देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये जो माइनस है ये आपका 15 प्लस x, यानी 15 और x दोनों के लिए है, तो यहाँ पे माइनस देना जरूरी है, वरना अगर आप लोग ऐसे कर देते हैं 50 माइनस का 15 प्लस x, तो ये सिर्फ माइनस सिर्फ 15 के लिए होगा, x के लिए नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, 10 से 30 ये कट जाएगा 3 बार में, और देखो यहाँ 20 इधर चल जाएगा, तो यहाँ देखो 28 में 20 घटेगा तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास 8.5 बचेगा। देख लो आपके पास इधर 3 बचा, क्योंकि 10 से 30 कट गया था 3 बार में, 3 इधर भागा में 10 जाके गुना में आ जाएगा, यानी कि 8.5 के साथ गुना करोगे तो 25.5 आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 करोगे तो 35 आएगा, और माइनस x पहले से है। अब आप लोग देखो गौर से, 35 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे घटाओगे जब आप लोग 25.5 में माइनस 35 को, तो ये माइनस 9.5 आएगा, और यहाँ माइनस x है। देखो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, नहीं x का वैल्यू 9.5 आ गया, तो लो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आएगा। अब y का वैल्यू कैसे लाओगे, तो y का वैल्यू हम लोग ये वाला जो मैंने बात बताया था कि ये 100 के बराबर होता है, यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लो 85 प्लस x प्लस y 100 के बराबर होगा, x का वैल्यू 9.5 है, तो इसको जब पुट करोगे 85 प्लस 9.5 करोगे तो 94.5 आएगा, और यहाँ पे y बराबर में 100 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जैसे निकालोगे तो देखोगे आपके पास क्या निकलेगा कि यहाँ पे देखो कि आपको y चाहिए, तो इस
y चाहिए तो आपको कोई 94.5 को उधर भेज दो तो प्लस हो जाकर माइनस में हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जैसे आप लोग 100 में 94.5 को घटाओगे तो आपके पास y का वैल्यू 5.5 निकल गया। यानी अतः देखा जाए तो x का वैल्यू 9.5 और y का वैल्यू 5.5 आपका निकल कर आ गया है। देखो यहाँ पे संख्याएं दिया हुआ है 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें। बहुत ईजी प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो हम लोग पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितना जगह 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5 और 21 का क्या होगा 3 गुना 7 होगा। ये सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप देखो HCF कैसे निकलता है, तो जो संख्या दोनों में कॉमन हो, तो देखो 3 कॉमन यानी कि HCF वही होगा। जितनी संख्या कॉमन है उनको गुना कर दीजिएगा, HCF निकल जाएगा। एलसीएम कैसे निकलता है, तो जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लेना है। देखो यहाँ पे 3 कॉमन है तो तीनों संख्या में 3 कॉमन है तो 3 बार 3 नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। और बाकी जितने भी संख्या सबको ले लेना। देखो यहाँ पे 2 को 2 है तो मैंने 2 बार 2 लिख दिया, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दिया, साथ ही साथ सबको गुना कर दो तो 420 आएगा, एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। बाकी याद रखना कि इन सभी को पावर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2 तो यहाँ पे 2 का पावर में 2 लिखना, ठीक है, गुना में 3 लिखे, 3 का पावर में 1, इस तरह से लिखकर बनाया जाता है। बाकी ऐसे ही बनाओगे तो नंबर आपका नहीं कटेगा। बाकी मैंने बहुत पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हो। ठीक है, मैंने फर्स्ट चैप्टर बड़े अच्छे से कवर कराया था क्लास 10 का, तो उस टाइम पे मैंने ये वाला बताया था, बहुत अच्छे से बताया था बारीकी, तो आप लोग वाला जाकर देख सकते हो। बाकी ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया, इसका मूल निकालना है। देखो मूल निकालना आप लोग द्विघात सूत्र लगाकर भी निकालो या नॉर्मल गुणनखंड करके भी निकालो। तो मैं नॉर्मल गुणनखंड कर रहा हूँ। ये आपके पास एक द्विघात सूत्र या समीकरण जो बोलना दिया हुआ है आपके पास, इसका मेन फंडा ये होता है कि देखो y का जो कोफिशिएंट क्या है 1 है, इस 1 हो 2 हो 3 हो जो भी होता है इस आगे में इसको गुना किया जाता है पीछे के साथ, यानी कि c के साथ गुना किया जाता है, जो कि 70 है। तो 1 गुना 70 करोगे तो 70 ही आएगा। अभी 70 को ऐसे 2 खंडों में आपको तोड़ना है गुणनखंडों में कि उन दोनों को गुना करने पर ये जो लास्ट वाली संख्या ये 70 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच में संख्या ये 17 आना चाहिए। तो मैंने 70 को 7 से भागा दिया तो 10 आया, और पता है कि 10 और 7 को अगर मैं गुना करूंगा तो 70 आ जाएगा, और अगर 10 और 7 को जोड़ूंगा तो 17 आ जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो वही चीज मैं करूंगा कि यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दूंगा और इस 17 को मैं तोड़ दूंगा -7y और -10y में। तो देखोगे जैसे -7y और -10y करोगे तो दोनों आपका -17 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -17y को। एक्चुअली में -17y को ही तोड़ने के लिए हम लोग इस पैतरा का उपयोग करते हैं कि इसके पहले वाला को बाद वाला से गुना करो और उसको ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ो कि ये जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। ठीक है, तो मेन फंडा ये है कि इसको तोड़ना है। तो इसको मैंने -7y और -10y में तोड़ दिया। अगर आप लोग डायरेक्टली अगर इसको तोड़ पा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, गुना करने का जरूरत ही नहीं है। और प्लस यहाँ पे देखा जाए तो 70 है ही। अब देखो यहाँ से इन दोनों से देखा जाए तो y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 गो y है क्योंकि y स्क्वायर है तो 2 गो y है, 1 गो y बचेगा और माइनस में सिर्फ 7 बचेगा। अब यहाँ से मैं देख लो इस जगह से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, इस जगह से मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ, वो भी -10 कॉमन ले रहा हूँ। तब ना यहाँ पे आपके पास ये y प्लस का, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना हमको यहीं पे ये भी वही बनाना होता है। यस y -7 है तो यहाँ पे हमको y -7 निकालना है। ठीक है, अगर मैं +10 लेता तो यहाँ पे -y बचता, जबकि यहाँ पे +y है। तो इसको सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देख लो ये -10 ये पूरा लेके उड़ जाएगा तो खाली y बचेगा +y। और यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे माइनस में कॉमन निकाल लूंगा तो प्लस में माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस बच जाता है। तो हो जाएगा माइनस, ये 10 का पढ़ा में 7 बना था यानी कि 7 बच जाएगा। तो देख लो यहाँ पे y -7 बच गया। मैं y वापस से y -7 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, y बचेगा और यहाँ पे -10 बचेगा, यानी कि y -10 बचेगा। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पे 2 आपके पास आ चुके हैं, ये दोनों 0 के बराबर है। तो मैं एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार मैं इसको 0 के बराबर करूंगा। तो एक बार y -7 बराबर 0 करूंगा तो यहाँ से y का वैल्यू 7 निकल गया, और यहाँ जब y -10 करूंगा बराबर में 0 में तब यहाँ पे y का वैल्यू 10 निकल गया, यानी कि एक बार y का वैल्यू 10 आएगा, एक बार 7 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अतः जो आपके पास ये जो समीकरण है इसके 2 मूल क्या होंगे, 7 और 10 होगा। याद रखना द्विघात समीकरण है वो उसका मूल 2 आएगा, त्रिघाती समीकरण का 3 आएगा, चार घाती समीकरण का 4 आएगा, 5 घाती समीकरण का 5 आएगा, रैखिक समीकरण का 1 मूल आएगा। तो जितना भी आपके घात का समीकरण होता है उसका मूल उतना ही निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि आपको निर्देशांक निकालना है किसी बिंदु का, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, आपके पास उसको 2 निर्देशांक है आपके पास, दी रेशियो 2,3, यानी कि आपके पास देख लो आपके पास मान लो कि 2 बिंदु है, एक को मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, जिसका निर्देशांक आपके पास एक दिया -1,3 और एक 4,-3 दिया हुआ है। और मान लो कोई एक पॉइंट है पी जो इन दोनों को कैसे रेशियो में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है। ठीक है,
तो ये P का निर्देशांक क्या होगा। फिर से समझाऊं तो दो बिंदु है, इसको एक बिंदु जिसको हम लोगों ने P माना, इसको किस प्रकार से काटेगी या फिर वो किस प्रकार से नहीं, यानी कि इसका निर्देशांक क्या होगा कि इसको इस प्रकार से काटे कि यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखो कि माना P जो है जिसका निर्देशांक x, y हम लोगों ने मान लिया, जो बिंदुओं A तथा बिंदुओं B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, ये जो x, y जो बिंदु है, जो P का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, m1 x2 प्लस का m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ से आपका x वाला निर्देशांक निकल जाएगा और y वाला आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो बस वैल्यू पुट करो। तो देखो यहाँ पे मैंने सारा चीज लिख दिया कि m1 का वैल्यू 2 है, m2 का वैल्यू 3 है। यहाँ जो आपका ये जो विभाजन हो रहा है इसको हम लोग m1 बोलते हैं, इसको हम लोग m2 बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग x1 मान लो तो ये आपका x2 हो जाएगा, इसको आप लोग y1 मानोगे तो इसको y2 मानोगे, अगर उल्टा भी मानोगे तो कोई गलती आपका नहीं होने वाला है। इसको अगर x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ गड़बड़ाना नहीं, इसको नहीं कि इसको आप लोगों ने x1 मान लिया और आप लोगों ने y1 मानने की जगह में इसको y1 मान लिया, गलत हो जाएगा। अगर इसको 1 माने हो तो इसको भी 1 मानो, इसको 2 माने तो इसको भी 2 मानो, मतलब समझे ना। चलिए तो देखो यहाँ पे बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, m का वैल्यू, m1 का वैल्यू 2 है, गुना में x2 का वैल्यू 4 है, प्लस का 3 इंटू का -1 बाय में 2 प्लस 3, बस वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है। अब बस इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो x और y का जो वैल्यू आएगा 5/5 गुना में 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू 5/5, 5/5 मतलब 5 के 5 कट जाएगा, यानी कि 1 आएगा, यानी x का निर्देशांक 1 आ गया और y का निर्देशांक 3/5 आ गया और यही आंसर होगा। बस वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है। आप चलिए यहाँ पे एक डाटा दिया गया, इसका आपके पास माध्य देकर बहुलक ज्ञात करना है। देखो तो यहाँ पे ये जो डाटा है इसका निकालना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका बहुलक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दिया है, एक डाटा दिया है, इसको मैंने लिख दिया है। टोटल देखोगे आपके पास इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डाटा है। ठीक है, तो इसमें बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में देखोगे कि लकीली कि आपके पास 23 32 33 26 और जो 18 ये जो संख्या है ये सभी के सभी 2-2 बार आया है, और कोई भी एक ऐसा संख्या मौजूद नहीं है जो आपके पास 3 बार या उससे ज़्यादा बार आया, 2 से ज़्यादा बार आया हो, तो वो तो होगा नहीं। और ये सभी का सभी 2-2 बार आया, यानी कि ये सभी का सभी आपका बहुलक हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें कोई यदि मान लो एक संख्या हो तो जैसे चलो मैंने 7 ले लिया, मान लो 7 मान लो 3 बार आ जाता तो उसका बहुलक 3 हो जाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक हो जाता है। अब माध्य कैसे निकलेगा, तो माध्य सदी प्रेक्षकों का योगफल, जितने भी प्रेक्षक यहाँ पे 17 का 17 का आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से जोड़ देना है और भागा दे देना है प्रेक्षकों की संख्या। टोटल कितने प्रेक्षण है, 17 है, 17 से भागा दे दो। तो इन सभी को जोड़ोगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा, टोटल आपके पास 482 आएगा। इसको 17 से भागा दे दोगे तो 28.35 आएगा। यही आपका क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको समझो, सबसे पहली बात देखो आपके पास टोटल प्रेक्षण कितने दिए गए, 17 दिए गए हैं, और 17 एक देखा जाए तो विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या होता है तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n+1/2 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो प्रेक्षणों की संख्या अगर सम होता, मान लो 16 होता, 8 होता, तब फॉर्मूला लगता है n/2 नंबर का पद, उसमें आपको जोड़ देना है n/2 + 1 नंबर का पद, फिर उसको डिवाइड कर देना पड़ता है आपको 2 से, तब जाके आपका आंसर आता है। ठीक है, परंतु ये सम विषम है तब डायरेक्टली हम लोग n+1/2 लगाएंगे। ठीक है, और माध्यिका निकालने से पहले याद रखना इसको आरोही क्रम में जितने भी डाटा दिए उनको सजाना जरूरी है। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम कैसे भी सजाओ, तो इसको बढ़ते क्रम में मैंने इसको सजा दिया है। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजा दिया इन सभी डाटाओं को। देखो यहाँ पे जैसे तैसे दिया हुआ है, इसको आपको बढ़ते क्रम में अच्छे से बारीकी से सजाना है और इसको n/2 करना। n का वैल्यू 17 है, यहाँ देखो मैंने लिख दिया n का वैल्यू 17, बगल में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो 17 + 1 18/2 करोगे तो 9 नंबर का आएगा। 9 आंसर नहीं है, 9वां नंबर का पद आंसर होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पर 26 है तो इसका आंसर क्या होगा, माध्यिका 26 आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मान निकालना है। तो इसमें दो प्रश्न है, ए और बी। तो पहले ए नंबर वाला निकालते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आपके पास 6 cos A माइनस का 6 cot A इंटू का कोसेक A प्लस का कोट ए, यानी कि देखो 6 कोसेक ए दिया हुआ है माइनस का 6 कोट ए। तो यहाँ देखो दोनों में 6 है, तो 6 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा पीछे में कोसेक ए माइनस कोट ए, और इसको जैसे का तैसे रहने दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और देखो यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट और यहाँ कोसेक ई प्लस कोट, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी या ए प्लस बी माइनस बी जो भी बोलो, ठीक है, यहाँ पे है, यानी कि ये आपका इस फॉर्मूला में बैठ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे 6 सही है। और आप लोगों ने त्रिकोणमिति का आप लोगों ने आइडेंटिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जिसमें से कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, और यहाँ 6 गुना में, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। वही चीज़ देखो ये फॉर्मूला का मैंने बगल में लिख दिया है। तो बगल में कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज कर रहे हो, कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हो, आप लोग साइड में जरूर लिख दीजिएगा, इससे आपका नंबर कटता नहीं है। एग्जामिनर इससे ये नहीं समझता कि बच्चा रट के आया है, उसको समझाओ, ऐसा पता चलता है। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, तो इसमें सीधा सीधी फंडा, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो जो आपका साइन और कॉस के टर्म में ना हो, तो सबसे पहला काम होता है आपको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ देखो tan का वैल्यू हो जाएगा साइन बटे कॉस, ये tan को साइन बटे कॉस में बदलोगे तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, प्लस में कोसेक जो होता है वो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी 1 बटे कॉस हो जाएगा। और यहाँ देखो आपके पास जो कॉट है उसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस बटा साइन, कोसेक को क्या लिखेंगे 1 बटा साइन, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। और देखो ये जो 1 है इसको मैं 1 बटा 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एलसीएम लेने वाला हूँ। तो 1 कोसेक और कोसेक का 1 कोसे और कोसे का एलसीएम कोसे ही होगा, तो कोसे का एलसीएम लूंगा तो 1 का पढ़ा में कोसे कोसे भर में आता है, इसको ऊपर कोसे से गुना करो तो कोसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ए, फिर हो जाएगा 1। उसी प्रकार से यहाँ भी देखो, यहाँ नीचे में देखा जाए तो आपके पास साइन ए आपका निकल जाएगा एलसीएम, ऊपर में बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस का 1। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर फिर से हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो उसको लगाने के लिए देखो यहाँ पे इसको और इसको गौर करो, और इसको गौर करो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो b मानो। देखो यहाँ a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, यानी कि यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। बस अंतर ये है कि यहाँ देखो कॉस ए प्लस साइन है, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए है। अब आप लोग 3 प्लस 4 बोलो चाहे 4 प्लस 3 बोलो, आना साते है, परंतु फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलो पलट दे रहा हूँ, इसको साइन प्लस कॉस कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और बाकी को जैसा का तैसा रहने दे रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आपको क्लीन दिख रहा होगा ए और बी, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, माइनस में बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में कॉस और साइन गुना हो जाएगा, कॉस ए या साइन ए लिखा पे साइन ए कॉस ए मैंने पलट कर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, साइन सुनने में पहले अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप लोग कॉस को पहले लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दूंगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ भूल गया हूँ लिखना, लिख लीजिएगा। क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए क्या है साइन ए और बी क्या है यहाँ पे कॉस है, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए कॉस ए हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 1 है ही, बटे में यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए है। अब देखो यहाँ से आपको पता है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो मैंने इसकी जगह पे 1 लिख दिया और बाकी एज इट इज जैसा तैसा उतर दिया। देखो प्लस यहाँ पे +1 और -1 खत्म, तो बचा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ पे 2 साइन ए बटा में आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए बचा। देखो ये दोनों सेम है और सभी गुना में तो ये कट जाएगा, बचेगा खाली 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। जैसा कि इस बार बोला गया था कि आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी डाला जाएगा ताकि आगे चल के कॉम्पिटिशन लायक भी बन जाए, तो इसीलिए ये प्रश्न अच्छा प्रश्न डाला गया है। बनेगा एपी से ही, बस आपको दिमाग लगाना है। तो आपको पता है कि 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है, 99 तक लास्ट जाती है। ठीक है, तो इसमें 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो सबसे पहले निकालो कि 100 से स्टार्टिंग में सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से विभाजित होती है। तो 100 तो होगा नहीं,
101 तो होगा नहीं, 102 जो सबसे पहला संख्या है जो आपका 6 से विभाजित होता है, तो मैंने यहाँ 102 से निकाला हुआ है, ठीक है। और लास्ट तरफ से देखो, ये सबसे लास्ट संख्या होता है 999 3 अंकों वाली। तो इधर से देखो कि 6 से विभाजित होने वाली सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है, तो 999 तो होता नहीं है, 998 भी नहीं होता है, आप लोग भागा देके देख सकते हो, 997 भी नहीं होता है, 996 होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे लास्ट संख्या ऐसा होगा जो 996 होगा, ठीक है। अब देखो 102 विभाजित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला संख्या कौन विभाजित होगा 6 से, इसमें बस 6 जोड़ दो, 6 का पढ़ा लिखना आता है ना आपको, देखो 6 6 2 12 6 3 18, सब में देखो ये सभी 6 से विभाजित होता है, और सबके बीच में 6 6 का अंतर, यानी कि 6 में 6 जोड़ दोगे तो 12 आएगा, 12 में 6 जोड़ दोगे तो 18 आ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा लिखना बचपन में सीखा होगा जोड़ जोड़कर, तो उसी प्रकार से देखो 102 में 6 जोड़ोगे तो 118 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ोगे तो आपके पास 112 आ जाएगा, और ये सभी 6 से विभाजित होती है। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। तो अब आप लोग बुड़बक तो है नहीं कि आप लोग सबको लिख लिख कर लास्ट में गिन लो कि के को संख्या, आपका टाइम, आपका एग्जाम का टाइम में खत्म हो जाएगा। तो देख लो ये आपका एक प्रकार का एपी है कि नहीं है, सबका अंतर समान है 6 का, यानी कि एक एपी है, ठीक है। और एपी है, पहला पद आपका हो गया देख लो 102, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद हमको उससे मतलब है नहीं, पहला पद आपके पास 102 हो गया, सारा अंतर 6 का है, ठीक है। आपको यहाँ पे लास्ट पद पता है कि 996 है, आपको टोटल कितने पद है यही तो निकालना है, यानी कि आपको एन का वैल्यू निकालना है। तो बस ए एन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास देख लो, आपके पास ए एन हम लोग 996 है, ए का वैल्यू 102 है, एन -1 इंटू में 6, डी का वैल्यू 6 है। अब यहाँ देखो 102 को इधर भेज दोगे तो इधर आपके पास घट जाएगा 996 में, तो कितना बचेगा आपके पास 894 बचेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको घटाने के बाद जो आता है 194 आया, देखना यहाँ पे जो बचेगा इसको गुना मत करना, पहले देखना कि ये क्या कटता है, और मैंने देखा कि यहाँ पे 894 है, ये 6 से पूरी तरह से कट जाता है, इसीलिए मैंने इसको गुना ना करके इधर भागा में भेज दिया ताकि ये पूरी तरह से कट जाए। तो यहाँ क्या बच गया 149 बच गया। अब एन -1 बच गया, 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, यानी कि एन का वैल्यू 150 निकल गया। अतः यहाँ पे जो टोटल 3 अंकों वाली संख्या जितने भी होते हैं उसमें से 150 ऐसी संख्या है जो 6 से कटेगी, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने बताया कि पहला संख्या जो कटेगा 3 अंकों वाली वो 102 है, लास्ट वाली संख्या जो होगा वो 996 है, ये हम लोग किसी तरह से बुद्धि लगाकर निकाल सकते हैं क्या शॉर्ट तरीका से? तो हाँ एक बुद्धि है, अगर आप लोग समझ पाते तो अच्छी बात है, वरना आप लोग देख लेना, सबसे पहले 100 को देना, फिर 101 को, फिर 102 को, तो कट जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर आप लोग करके उसी तरह से देखना। बाकी अगर आप लोग ये वाला समझ पा रहे हो तो देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 भागा बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि सबसे पहले 100 से शुरू होगा काउंटिंग, क्योंकि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो पहले 100 को 6 से भागा दो, तो 6 से भागा दोगे तो बचेगा कितना, 4 शेष बच जाएगा। यानी कि इस संख्या में किसी तरह से आपके पास देखा जाए तो ऐसा समझो कि इस संख्या में 4 ज्यादा है, क्या है 4 ज्यादा है, इसीलिए ये आपके पास 4 बच जा रहा है। अगर 4 कम होता तब ना आपके पास शेष 0 बचता। यानी कि अगर मैं 100 में देखा जाए अगर 4 घटा दूं, 100 में 4 घटा दूं तो कितना बचेगा आपके पास, 100 में 96 बचेगा। यानी कि 96 अगर 100 के जगह पे होता तब जाके ये 6 से कटता। इस शेष का मतलब यही होता है कि यहाँ पे 4 बचा, यानी कि 100 में 4 घटाओ, 100 में अगर 4 कम होता तो आपके पास ये 6 से पूरी तरह से कट जाता, ठीक है। इसीलिए तो 4 शेष बच रहा है ना, क्योंकि 100 में 4 ज्यादा है। उसी प्रकार से यहाँ देखो 99 में देखो 3 ज्यादा है, इसीलिए तो 3 बच रहा है। यानी कि 999 में अगर 3 घटा दूं तो बचेगा 996, ठीक है ना। तो 996 6 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 100 में 4 कम संख्या लेना पड़ेगा, 96 जो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन 96 2 अंकों वाली संख्या और मुझे चाहिए 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या जो 6 से कटे। तो हमको पता है कि इस 96 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो आपके पास वो 6 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो 102 ना आएगा, यानी कुल मिलाकर जो सबसे पहला पद आएगा वो क्या आएगा आपके पास 102 आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो सीधा सीधी समझो, आपको क्या करना है, आपको जिस भी संख्या से चेक करना है कितनी संख्या है उसमें 6 से कटने वाली, 7 से कटने वाली, तो आपको क्या करना है उससे आपको भागा देना। जैसे मैंने यहाँ 6 से भागा दिया है, जो भी शेष बचेगा, जो भी क्या बचेगा शेष बचेगा, ठीक है, उसमें क्या करना आप लोग जिसको भागा दे रहे तो 100 को उसको घटा देना। 4 बचा है तो 4 घटा दो तो कितना बचेगा 96 बचेगा। अब उसमें जिससे भागा दे रहे थे 6 से 2 चाहे 7 से 2, ठीक है, उसमें जोड़ देना, आपका सबसे पहला संख्या आ जाएगा।
अब दूसरा आपको क्या काम करना है, आपको निकालना है पीछे तरफ से सबसे पहला संख्या क्या होगा जो कि आपका कटेगा। तो इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको पता है कि 999 में 3 ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको 3 घटना पड़ेगा, यानी कि 996 ही एक ऐसा संख्या है जो कि कटेगा, क्योंकि यहाँ 999 से अगर आगे बढ़ोगे तो वो 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, यानी उससे कम लेना है, और उससे कम 3 जाओगे तभी 6 से कटेगा, यानी कि ये सबसे पहला जो पीछे तरफ से संख्या आएगा वो 996 आएगा। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को कर सकते हो। माफ कीजिएगा। अच्छा, दवा का एक कैप्सूल बेलनाकार है जिसके दोनों सिरों का एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिमी यानी कि मिलीमीटर है और इसकी व्यास आपके पास 5 mm है, मिलीमीटर को mm बोलते हैं। तो इसका आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो एक इस प्रकार से कैप्सूल है, मैंने दवा है, ठीक है, इसके दोनों तरफ से इस तरह से आपका एक बेलन बना हुआ है, बेलन बोला अर्धगोला बना हुआ है। टोटल इसकी लंबाई आपको दिया गया 14 mm और इसका जो व्यास दे दिया गया, इस कैप्सूल का जो व्यास दे दिया गया है ये आपके पास कितना दे दिया गया, 5 mm का दे दिया गया है, ठीक है। तो वही में लिखा कैप्सूल की लंबाई 14 mm, कैप्सूल का व्यास 5 mm, ठीक है। और त्रिज्या जो है, देखो इस कैप्सूल की त्रिज्या बोलो या इस अर्धगोले की त्रिज्या बोलो, दोनों का सेम है, व्यास दोनों का सेम है, क्योंकि ये जो कैप्सूल और अर्धगोला है ये दोनों एक ही बेस पर बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, जाहिर सी बात है त्रिज्या आपका d/2 हो जाएगा जो कि 5/2 mm हो जाएगा। अब बात यहाँ पे ये है कि हम लोग त्रिज्या निकाल क्यों रहे हैं, हम लोग त्रिज्या के साथ h भी निकालेंगे, ऐसा क्यों। सो देखो, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इस कैप्सूल का आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, ठीक है। तो आयतन निकालने के लिए आपके पास देखा है तो r का जरूरत पड़ता है, और क्वेश्चन में r नहीं दिया गया, व्यास दिया गया, इसलिए हम लोग r निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस कैप्सूल का आपको क्षेत्रफल निकालने समय आपको h का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे h भी चाहिए जो कि नहीं पता है, और किसका h चाहिए, बेलन का h चाहिए, ठीक है ना। तो बेलन का हम लोग एच निकालेंगे, क्योंकि टोटल का एच दिया हुआ, लेकिन हमको बेलन का स्पेशली एच चाहिए, क्योंकि इस टोटल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आपको सबसे पहली बात दोनों अर्धगोले का अलग अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है, और जो आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, फिर इस बेलन का आपको अलग से निकालना पड़ेगा, फिर उसमें इस गोलों वालों को जोड़ दीजिएगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा सूत्र बना नहीं दुनिया में, ठीक है, जिसमें आप लोग इस टोटल कैप्सूल का क्षेत्रफल निकाल दो। अगर बना भी है तो वही कॉन्सेप्ट यूज कर बनाया होगा कि इन सभी दोनों अर्धगोले को जोड़ दो और आपको इस बेलन का जो क्षेत्रफल उसको जोड़ दो, तो जो फॉर्मूला बनेगा वही आपका आंसर होगा। जैसे वो फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये वाला है, देखो, ठीक है, ये वाला वो फॉर्मूला होगा। अच्छा, ये तो आयतन वाला है, ये वाला फॉर्मूला होगा, देखो। तो कभी भी कैप्सूल रहे, ठीक है, जिसमें 2 अर्धगोला करा, तो आप लोग का ये वाला फॉर्मूला बनता है 2πr इंटू का 2r प्लस का h। और ये आया कहाँ से, वही क्योंकि जो कैप्सूल का क्षेत्रफल होगा वो अर्धगोलों के क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल को और बेलन के क्षेत्रफल को जोड़ने से ना है। कैप्सूल जो बना है वो बेलन से और 2 अर्धगोलों से बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको बेलन का और अर्धगोले का अलग अलग से निकालना पड़ेगा, और आयतन भी पहले अर्धगोले का और फिर बेलन का दोनों का निकाल कर आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या निकल गया, और h किसका निकालना पड़ेगा, बेलन का निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के क्षेत्रफल निकालने समय हमको बेलन का भी क्षेत्रफल चाहिए होगा, जिसमें आपको h चाहिए होता है जो कि बेलन का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये h ये अलग है, इसलिए देखो मैंने कैप्सूल की लंबाई को L माना है ना कि H माना है, ठीक है। और मैंने बेलन की जो ऊंचाई उसको मैंने H माना है, जो कि कैसे निकलेगा, देखो समझना। आपको पता है कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 14 mm है, ठीक है, कितना है, 14 mm है, ठीक है। और आपको निकालना कहाँ से कहाँ तक का, बस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, कैप्सूल वाला खाली निकालना है, सॉरी बेलन वाला निकालना है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक निकालने में ज़्यादा क्या है, देखो यहाँ से ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है, देखो इस बेलन का यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा गया और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, और बेलन बोल रहा हूँ गोले का। तो ये जो गोले का ये वाला जो भाग है, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला लो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है। ये जो अर्धगोला है इसका ये वाला भाग बोलो या ये वाला भाग बोलो, ये दोनों का दोनों त्रिज्या ही होता है, यानी कि इधर एक त्रिज्या बेलन का गोले का, और इधर ऊपर में इस गोले का एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को अगर मैं माइनस कर दूंगा इस टोटल 14 mm में, तो इस टोटल आपके पास इस 14 mm में, तो आपका इस बेलन वाला निकल जाएगा। तो वही चीज़ मैंने किया हुआ है कि देखो कि आपका टोटल 14 है, टोटल इस आपके पास कैप्सूल का, उसमें अगर मैं दोनों आर को, ऊपर वाले आपके गोले का आर और ऊपर वाले और नीचे वाले गोले का अगर आर को मैं जोड़ के अगर उसमें घटा दूँ 14 में, तो आपके पास इस बेलनाकार भाग का ऊंचाई निकल जाएगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व कर 5 + 5 5/2 + 5/2 करोगे, तो आपके पास एलसीएम लोगे तो आपके पास 10/5 यानी कि 5 आ जाएगा, तो आपके पास 9 mm हो जाएगा। वरना आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पता है 5/2 का मतलब कितना होता है, अढ़ाई जोड़ोगे तो 5 आएगा, और 5 अगर 14 में 5 घटाओगे तो 9 mm आ जाएगा। तो ऐसे भी करके आप लोग कर सकते हो।
और यूनिट में ध्यान दीजिएगा, देखो mm है सब में, तो कहीं भी सेंटीमीटर वगैरह मत लीजिए, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए, तो आपके पास जो भी चाहिए था हमको निकल गया। अब सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते, तो पूरे कैप्सूल का आयतन क्या होगा, तो पूरा कैप्सूल जो बना है आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले एक बेलन से बना है, फिर 2 अर्धगोले से बना है। तो सबसे आप लोग को दोनों अर्धगोले का आयतन चाहिए होगा और इस बेलन का आयतन चाहिए होगा। तो मैंने वही लिखा है कि देखो अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन करोगे तो आपके पास कुल मिलाकर कैप्सूल का आयतन निकल जाएगा। और अर्धगोलों का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, चूंकि 2 गो अर्धगोला है ऊपर नीचे, इसलिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, और प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो कॉमन निकालता है निकाल लो, उससे आपका कैलकुलेशन आसान होता है। देख सकते हो दोनों से आपके पास पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखो ये 2 गुना हो गए तो 4/3 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देखो यहाँ पे आपके पास आर क्यूब है और मैंने आर स्क्वायर निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा, यानी कि 4/3 आर बन जाएगा, प्लस का यहाँ से क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, खाली एच बच गया। और ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है इस तरह के कैप्सूल वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली आया तो इन्हीं से है ना। चलो अब वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर का वैल्यू 5/2 था तो 2 बार मैंने लिख दिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 गुना 2। उसी प्रकार से आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, आर गुना आर, आर का वैल्यू 5/2, फिर आर का वैल्यू 5/2। अब देखो 4/3 पाई आर का वैल्यू फिर 5/2 प्लस का एच का वैल्यू 9 रख दो। इसको काटो छाटो, देखो मैं काट देता हूँ। यहाँ देखो आपके पास 2 के 2, 2 का पढ़ा में 11 बार में कट गया। देखो 2 के 2, 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करो, 11 गुना 5 गुना 5 करोगे तो 275 आ जाएगा। 7 गुना 2 करोगे तो 14 आ गया। अब नीचे देखो यहाँ पे 5 गुना 2 करोगे 10 आ जाएगा, 10/3 हो गया, प्लस में 9 आ गया। 9 का नीचे में क्या 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि मैं अभी इसका क्या लेने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ। यहाँ पे एलसीएम 3 आ गया, तो ऊपर में 10 का 10 उतर गया। अब यहाँ पे 3 जाके 9 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 37/3, और इधर आपके पास 275/14 जैसा तैसा ही है। अब ये जब गुना हो जाएगा तो कुल मिलाकर आपके पास 10,175/42 आ जाएगा। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो 242.26 mm आपके पास क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये आयतन हो रहा है। आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में क्यूब देना जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। आप टोटल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वही दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, चूंकि 2 को इसलिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है। बाकी अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। अगेन कॉमन निकालो, देखो दोनों से आपके पास 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ खाली बचेगा 2r, ये एगो 2 बच जाएगा और यहाँ पे r बच जाएगा, यहाँ पे क्योंकि आर स्क्वायर हमको r निकालना है, और यहाँ सिर्फ h बचेगा। वैल्यू पुट करोगे, काटो छाटो, सीधा सीधे देखो यहाँ पे 2 कट जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 22 गुना 5 हो जाएगा, 22 × 5 110 हो गया, ठीक है। और नीचे में आपके पास बचेगा 7, इधर गुना में देखा जाता है के पास 5 गुना 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, और यहाँ गुना में नहीं है, देखो यहाँ एक्चुअली में प्लस में, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 5 + 9, 5 + 9 करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। 7 दूना 14, यानी कि 110 गुना में आप लोग 2 करोगे तो आपके पास 220 mm² आ जाएगी क्षेत्रफल, इसलिए आप लोग यहाँ पे mm² लिखना जरूर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को बनाना, थोड़ा सा लंबा है, लेंदी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सब ईजी होता है ये सब, लेकिन कैलकुलेशन होता है तो आप लोग का चूंकि बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो इसको छोड़ के आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मीटर आपके पास ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखो मान लो कि आपके पास, यहाँ समझो कि आपके पास एक 7 मीटर ऊंचा, ये आपके पास मान लो कि एक आपके पास भवन है और यहाँ पे एक केबल टावर है। तो यहाँ से जब इस भवन के शिखर से जब आप लोग केबल के शिखर को देखोगे तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, ये आपके पास देख लो, ये वाला आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और इसी भवन के आपके पास शिखर से देखा जाए तो पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि देखो कि ये जो आपके पास, ये आपका 60 डिग्री और ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो आपके पास इस टावर की ऊंचाई याद करना है। तो मैं इस टावर की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं, ठीक है। चलो मान लिया, ठीक है। और ये आपका 7 दिया हुआ है। अब समझो, देखो तो मैंने वही लिखा है कि माना टावर की ऊंचाई जो हमारा ए बी है, जिसको हम लोगों ने h मान लिया है, ठीक है। तथा देखा जाए तो आपके पास देख लो जो डीसी वो आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया है, और आपको पता है कि ये अगर डीसी 7 है तो ये ईबी भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक आयत बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। आयत बोलो या वर्ग बोलो, जो बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी 7 होगा, तो वही में लिखा है कि इसीलिए बीई का भी यहाँ पे बीई का भी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 मीटर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस त्रिभुज का पकड़ते हैं। इससे क्या होगा समझो, सबसे पहले बनाने का
आपके पास अप्रोच क्या होना चाहिए समझो। आपको इसकी ऊंचाई निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो ये वाला त्रिभुज पकड़ूंगा और इससे मैं BC निकाल लूंगा। जैसे BC निकल जाएगा, ठीक है, आपका क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये अगर निकल गया और ये कोण आपको 60 डिग्री का है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये AE का वैल्यू क्या है। और AE का वैल्यू अगर निकल गया तो आपको पता है कि EB का वैल्यू 7 है, तो ये 7 और इसको जोड़ दोगे तो आपके पास टावर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले अप्रोच पता करना है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो वही मैंने किया, सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल DCB पकड़ा हुआ है, तो इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, देखो समझना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये दोनों आपके पास पैरेलल है, यानी कि ये अगर 45 डिग्री का, तो देखो यहाँ एकांतर कोण से Z बनता, तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, आपके पास 45 डिग्री होगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे 45 डिग्री ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा का मान 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग tan थीटा का उपयोग करेंगे, क्योंकि देख लो आपके पास 7 दिया हुआ है, आपको ये चाहिए, और जब ये थीटा है तो ये आपका P होगा, थीटा के सामने वाला P होता है, ठीक है, और ये वाला आपका B है, ठीक है। और P और B आपको रिलेशन tan में देता है और cot में देता है, आप लोग cot का भी उपयोग कर सकते हो, tan का भी उपयोग कर सकते हो, तो मैं tan का उपयोग कर रहा हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा में B, P का वैल्यू यहाँ पे देख लो DC है और B का वैल्यू BC है, तो ये लिखा है DC बटा में BC, DC का वैल्यू 7 है और BC तो निकालना है, तो BC को BC रहने दो। अब देखो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो BC गुना जब 1 होगा तो ये BC का BC हो जाएगा, 1 गुना 7 करूंगा तो 7 हो जाएगा, यानी BC का वैल्यू कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक है। अब BC का वैल्यू अगर आपका 7 निकल गया है, तो देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि DC का वैल्यू 7 था तो EB का वैल्यू 7 हो गया, उसी प्रकार से आपका जो BC का वैल्यू अगर मान लो आपके पास 7 निकला तो इसका भी वैल्यू तो 7 होगा ना। और मुझे तो ये देखकर ही इसका आंसर मुझे पता चल रहा था, क्योंकि देखो ये 45 डिग्री कोण है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 45 मिलाकर 90, यानी कि इधर वाला 90 और इधर वाला 90 मिलाकर 180 डिग्री होगा, तभी ना त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री बनेगा। यानी जाहिर सी बात है कि ये दोनों कोण 45 डिग्री का होगा। और समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी है कि अगर एक कोण अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए, तभी ना ये वाला 90 और ये वाला 90 मिलाकर 180 होगा, ठीक है। और जब ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर होगा, यानी कि ये 7 है तो ये भी 7 है, तो आप लोग इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते थे। अब जब ये 7 हो गया तो आपके पास ये 7 हो गया तो ये भी 7 हो गया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे फटक से वाला आंसर निकाल लेता और फिर इसको जोड़ देता, आंसर आ जाता, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो आपका निकल गया, अब देखो आपका इसका वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग ये वाला AED ट्रायंगल पकड़ेंगे, इसमें थीटा का वैल्यू 60 है, तो देखो ये थीटा का सामने वाला P है और आपको निकालना, आपके पास देखा जाए तो ये P ही निकालना है और आपको ये B का वैल्यू पता है। तो P और B कौन देता है, अगेन tan और cot देता है, आप लोग tan और cot का ही उपयोग करोगे जो भी चाहो। तो वही चीज करेगी, समकोण त्रिभुज AED में थीटा बराबर 60 डिग्री है, AE और बराबर होता है P AE बटा में ED हो जाएगा, इसके सामने वाला कि tan थीटा वैल्यू क्या होगा, AE बटा में आपके पास DE या फिर ED जो भी लिखा है आप लोग का, ठीक है, जो भी लिखना चाहो आप लोग, ठीक है। तो tan थीटा यानी कि tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, AE बटा में ED का वैल्यू अभी हम लोगों ने 7 निकाला, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोगों ने इसका वैल्यू यहाँ पे 7 निकाला है, ठीक है। अब डायरेक्टली आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे tan 60 डिग्री √3 होता है। अब यहाँ पे नीचे में 1 है, सबको पता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो AE 1 के साथ मल्टीप्लाई तो AE हो जाएगा 7 के साथ √3 हो जाएगा 7√3, यानी AE का वैल्यू 7√3 निकल गया। अब देखो ये आपका 7√3 निकल गया, ये आपका 7 है, तो बस जोड़ दो, तो अतः टावर की ऊंचाई क्या होगा, AE बटा में EB। अब देखो जाहिर सी बात है कि वो टोटल टावर की लंबाई जो h है आपके पास, वो क्या होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग को जोड़ दो। तो मैंने वही क्या कि टावर की लंबाई h बराबर में क्या हो जाएगा, AE बटा में BE। A का वैल्यू 7 निकला, B का वैल्यू अभी निकाला 7√3। तो देखो दोनों से आपके पास, खाली इसको आंसर मत रखिएगा, नहीं तो ऐसे भी नंबर दे देता है एग्जामिनर, परंतु इसमें हो सकता है कि आपको आधे एक नंबर काट ले, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिएगा कि देख लो 7 कॉमन निकाला है, तो कॉमन निकालो तो बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ बचेगा √3 और ये हो जाएगा आपके पास मीटर। ये आपका फाइनल आंसर, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब किसी बच्चा का क्या आएगा, 7 इंटू का √3 + 1, तो बात बराबर है। आप लोग यही देखो 1 + √3 करो चाहे √3 + 1 करो, बात बराबर है। और ऐसा तब आएगा जब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि BE बराबर में BE प्लस का AE करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे AE + BE किया, आप लोग BE + AE करोगे ना, उल्टा करोगे तब आपका ऐसा आएगा, ठीक है। और बहुत कोई तो इसको क्या मान लेता है कि इसको x मान लेता है, y मान लेता है, तो उतना करने का जरूरत ही नहीं, ज्यादा x y मानोगे तो बच्चे को याद करने में दिक्कत होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि डायरेक्टली मैंने क्या किया कि आपको
जो उतना कुछ माना नहीं, सिर्फ मैंने टावर की ऊंचाई को माना है, ठीक है, और बस आपको बना के दे दिया। अच्छा, दिखाइए कि दिए गए बिंदु आपके पास यहाँ पे निर्देशांक दिया हुआ है बिंदु 4 बिंदु का एक वर्ग के शीर्ष है, यानी कि कुल मिलाकर आपको यहाँ पे एक वर्ग बनाना है। कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो एक वर्ग बनाना है और इसके चारों शीर्ष आपको दे दिए गए क्वेश्चन में। आपको बताना है कि वर्ग के शीर्ष है। अब वर्ग के शीर्ष आपको बताने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इन सभी शीर्षों से एक वर्ग बन रहा है, और वर्ग बन रहा है यानी जाहिर सी बात है ये सभी शीर्ष आपके वर्ग का होगा। तो कुल मिलाकर आपको वर्ग प्रूव करना है। तो मान लो कि ABCD एक वर्ग है, यानी कुल मिलाकर वर्ग कब होगा, जब ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि AB BC CD और AD सभी आपस में बराबर है। साथ ही साथ वर्ग खाली भुजा बराबर से नहीं होगा, क्योंकि भुजा जो होता है वो आपके पास समचतुर्भुज का भी बराबर होता है, परंतु आपका वो वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो वर्ग होने के लिए साथ ही साथ आपका विकर्ण भी बराबर होना जरूरी है। तो वही चीज लिखा है कि और आपका AC बराबर में BD अगर हम लोग कर पाए तो आपका ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा, और ये वर्ग सिद्ध हो गया तो हमारा काम बन गया। अब सभी भुजाएं बराबर करने के लिए इन सभी की दूरी हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको अलग से फिर विकर्ण का भी दूरी निकालना पड़ेगा। तो हमको सब दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी सभी चारों भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए 4 बार दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा भुजा के लिए, और विकर्ण के लिए फिर 2 बार हमको लगाना पड़ेगा। टोटल 6 बार आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी ना आपको 5 नंबर देगा जी, ऐसे थोड़ी दे देगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो एगो भुजा का AB का दूरी निकालते हैं, फिर BC का, फिर हम लोग CD का निकालेंगे, फिर हम लोग AD का निकालेंगे। तो चलो एक करके निकालते हैं। फिर हम पहले AB का निकालते हैं। तो वही दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप लोग गलती से x1 - x2 का होल स्क्वायर भी कर दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ देख लो होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आपका प्लस माइनस में लोचा भी लग गया तो फाइनली वो आउटपुट आपका प्लस ही देगा, क्योंकि यहाँ पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो बस आप लोग देखो यहाँ पे AB की अगर मैं बात करूं, ठीक है, AB की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ आप लोग बगल में चाहो तो x1 x2 का वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पूरा, तो आप लोग नहीं भी लिखो, चलो डायरेक्टली आप लोग वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो जब हम लोग AB की बात करते हैं तो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जब हम लोग AB बिंदु की बात करेंगे तो देखो इस A और B की बिंदु की बात करेंगे दूरी का, तो देखो AB की बात करें ना, पहले A ले रहे हैं फिर बाद में B ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो क्वेश्चन में पहले A लिख रहे हैं फिर B बाद में लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 वाला सारा हम लोग A वाले को मानेंगे, ठीक है। 1 वाला का मतलब ये है कि जो यहाँ पे है आपके पास, इसको हम लोग x1 मानेंगे, इसको हम लोग y1 मानेंगे, इसको x2, इसको हम लोग y2 मानेंगे, ठीक है। और जब हम लोग BC का दूरी निकालेंगे, सबसे पहले B का निकालेंगे, BC का, तो B पहले तो हम लोग इसको x1 मानेंगे, फिर इसको x2, फिर इसको y1, फिर y2। फिर जब हम लोग BC निकालेंगे तब क्या करेंगे, सॉरी BD निकालेंगे तब क्या करेंगे, इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 मानेंगे। तो जो पहले रहेगा उसको x1 करके मानिएगा, बाकी अगर इधर उधर करके भी मान लिए तो कोई गड़बड़ाएगा नहीं, इसे मैं बता देता हूँ। परंतु देखो कोई भी चीज़ बनाने का एक स्पेसिफिक नज़रिया, एक स्पेसिफिक चीज़ हो, एक स्पेसिफिक मेथड होता है, तो उसी तरह से बनाओगे तो अच्छा लगेगा। तो बस आप लोग वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देख लो यहाँ पे x2 का वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो यहाँ पे x2 का वैल्यू देखोगे आपके पास कितना है, यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया। x1 का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, हमेशा x पहले होता है y बाद में होता है, ठीक है। यहाँ पे y2 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू 7 है। बस इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में अगर 1 चला गया तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास y² माइनस आपके पास सॉरी y1 - y2 का होल स्क्वायर करोगे तो y2 का वैल्यू 7 हो गया, y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू 2 हो गया, और y1 का वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करोगे और बीच में माइनस है, देखोगे -5 आएगा। अब -5 का स्क्वायर करोगे तो -25 नहीं होगा, वो 25 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो आपका नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो -5 के स्क्वायर का मतलब होता है -5 गुना में -5। अब 5 तो गुना होकर 25 हो गया, और माइनस गुना होकर भी प्लस हो जाता है, इसीलिए आपके पास देखा जाए तो नेगेटिव रहने पर भी वो पॉजिटिव देता है। अब जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो 9 और 25 जोड़ोगे तो √34 यूनिट लिखना जरूरी है, या फिर आप लोग मात्रक लिखिएगा, या यूनिट जो भी हिंदी में लिखना चाहिए इंग्लिश में लिखना है लिख दीजिएगा। तो कुल मिलाकर AB का दूरी कितना आ गया आपके पास, √34 यूनिट आ गया। तो अगर ये √34 आ गया तो अगर 1 मिनट, ठीक है, हाँ देखो अगर आपके पास
अगर ये रूट 34 आ गया तो ये भी अगर रूट 34 आ गया, ये भी और ये भी, अगर सभी रूट 34 आ गया यानी कि आपके पास ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। फिर विकर्ण को भी निकाल कर हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है सो, ठीक है। तो उसी प्रकार से ए बी निकल गया, बी सी निकालो, सेम फॉर्मूला। अब आपको x2 किसको मानना है, x1 किसको मानना है, बी सी निकालने समय इसको x1 इसको y1 मानो, इसको x2 इसको y2 मानो, ठीक है। और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना, फिर से ये रूट 34 यूनिट आ जाएगा। फिर सी डी को सॉल्व करोगे तो फिर रूट 34 आ जाएगा। फिर आप लोग ए डी को सॉल्व करोगे तो फिर से रूट 34 यूनिट आ जाएगा। यानी कि यहाँ देखा जाए तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये जो आपके पास ए बी बी सी डी ये सभी आपस में रूट 34 आ चुके हैं, यानी सभी बराबर है। इसको समीकरण फिलहाल 1 मान लो। अब हम लोग विकर्ण को बराबर करने की ओर बढ़ते हैं। हम लोग ए सी और बी डी का वैल्यू अब निकालने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब अगेन देखो, जब ए सी की बात करेंगे तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 y2 मान लेना, ठीक है। जब ए सी निकालोगे तब इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मान लेना। तो अब जब आप लोग देखो, जब विकर्ण के लिए निकालोगे ए सी का, तब आप लोग निकाल के देखना आपके पास रूट 68 आएगा। और जब बी डी निकालोगे तब भी आपके पास रूट 68 आएगा। यानी कि विकर्ण भी देखा जाए तो यहाँ ए सी और बी डी आपस में बराबर है। तो अतः समीकरण 1 में देखा आप लोगों ने सभी भुजाएं बराबर हो चुकी है। समीकरण 2 में दोनों विकर्ण बराबर हो चुके हैं। और ऐसा किस केस में होता है, जब ये दोनों, जब ये वर्ग के शीर्ष होंगे, तब जब ये आकृति वर्ग होगा। तो राइट लिख दो, अतः समीकरण 1 एवं 2 से ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे और एक वर्ड यहाँ पे लिख लेना लाइन, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि इसीलिए ये जो चारों निर्देशांक है ये एक वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक हैं। और लास्ट में प्रूफ लिख देना। चलिए 50 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। दिए गए सारणी में 35 शहरों के साक्षरता दर प्रतिशत में दिए गए हैं, ठीक है। तो 35 शहरों की साक्षरता दर का माध्य यहाँ लिखना है, माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास माध्य और माध्यिका निकालना है। तो जिस प्रकार, इस प्रकार से जब भी आपके पास एक टेबल बना होता है तो माध्य माध्यिका इस तरह के फॉर्मूला से निकलता है। तो माध्य निकालने के लिए ये फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। और माध्य निकालने के लिए आपके पास fx का वैल्यू चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको इस टेबल में आपको क्या क्या चाहिए, fx चाहिए, fx, और fx निकालने के लिए आपको x और f का वैल्यू चाहिए। f का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी है, आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब ना आपका fx निकले। fx का मतलब होता है f गुना x, f और x को गुना करने पर fx निकलता है। और फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, फिर आपको माध्यक निकालने के लिए CF चाहिए, फिर हमको अलग से फिर CF का भी कॉलम निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इतना सारा यहाँ पर बनाया हुआ है। ये 2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाकी ये 3 मैंने अपने से बनाया हुआ है, क्योंकि माध्य निकालते समय हमको इन दोनों का जरूरत पड़ेगा और आपके पास माध्यक निकालने समय हमको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे CF लिख लेना, छूट गया है, ठीक है। चलो, तो देखो आपके पास ये आपके पास CI मैंने क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिख लेना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x कैसे निकलेगा बताओ। अब x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो CI है, जो वर्ग अंतराल है, उन सब को दोनों को जोड़ो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ एक बार निकाल कर आपको दिखा दिया है, जो कि आपके पास 45 55 को जोड़ो, 2 से भागा दे दो तो आपके पास कितना निकल 50। तो इसका x कितना निकल गया 50, इसका निकालोगे तो 60, इसका निकालोगे तो 70, इसका निकालोगे तो 80। और एक चीज गौर करो, ये सभी लगातार है, 50 60 70 80 90 इस तरह से आपका निकलता है। अब हम लोग fx निकालते हैं, ठीक है। fx कैसे निकलेगा, दोनों गुना करो, 50 3 को गुना करो 150, 100 60 को गुना करो 600, फिर सबको गुना करो, इस तरह से गुना करके आप लोग fx निकाल सकते हो। और हम चूंकि हमको पता है माध्य निकालने समय हमको fx के योगों का जरूरत पड़ता है, सभी को जोड़ना पड़ता है, और f के योगों का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे सभी f को जोड़ के यहाँ पे लिख दो सिग्मा, सिग्मा का मतलब भी जोड़ होता है, इसको समीशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो सिग्मा f निकाल लो और सिग्मा fx निकाल लो, जो कि मैंने जोड़कर यहीं लिख दिया है, ताकि आपका जब माध्य निकालो तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो और आंसर लिखो, सिग्मा f x इंटू में सिग्मा f, जो कि आपके पास सिग्मा fx निकला था आपके पास 2430 बटे में सिग्मा f 35, इसको भागा दोगे तो 69.4 निकल जाएगा। ये आपका माध्य निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं माध्यक निकालने के लिए हम लोग को CF चाहिए, ये आपका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग संचयी बारंबारता बोलते हैं, जो कि कैसे निकलता है, ये आपके पास देखा है तो फ्रीक्वेंसी से निकलता है। इसको सबसे पहला फ्रीक्वेंसी जैसे तैसे उतार दो, फिर इसको इस नीचे वाले फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ो, जो कि आपके पास 13 आएगा, फिर 13 को नीचे वाले 11 के साथ जोड़ो, आपके पास 24 आएगा, 11 को फिर 8 के साथ जोड़ो, आपके पास 32 आएगा, 32 को फिर आपके पास 3 के साथ जोड़ो, आपके पास 35 आएगा। और जैसा मैंने ऊपर में बताया था कि ये जो लास्ट वाला CF होता है, जिसको भी 35 आया, ये बराबर होता है टोटल f का। देखो 35 आया ना, ठीक है। चलो, ये हमको जरूरत पड़ता है XY निकालते समय, ठीक है। चलो, अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करते हैं। तो देखो हम लोग फॉर्मूला पुट करने से पहले हमको
n/2 निकालना पड़ेगा। यहीं से हमें माध्यक वर्ग पता चलेगा, और माध्यक वर्ग जब तक पता नहीं चलेगा तब तक फॉर्मूला में l का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले l का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग माध्यक वर्ग फाइंड करेंगे। माध्यक वर्ग फाइंड करने के लिए हम लोग n/2 करेंगे, तो n टोटल 35 है, तो 35 से 2 भाग दोगे तो 17.5 आएगा। और आपको पता है कि 17.5 जो होता है, देखो CF में कहाँ पर किसके बीच में होता है, तो 17.5 देखा जाए तो 13 और 24 के बीच में होता है। तो 13 और 24 में जो सबसे बड़ा वाला है 24, उसको लेना है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो आपके पास माध्यक वर्ग होगा वो 65 से, इसके सामने वाला 65 से 75 होगा, ठीक है। तो 65 से 75 आपका माध्यक वर्ग हो गया। और इसका CF क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका माध्यक निकालने में CF भी चाहिए होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस माध्यक वर्ग के जो सबसे इससे जस्ट ऊपर वाला जो CF होता है वही उसका CF होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पे CF का वैल्यू 13 लेना है, ना कि 24 लेना है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि यहाँ पे माध्यक वर्ग आपके पास 65 से 75 हो गया। L जो होता है ये निम्न सीमा 65 हो गया। H देख लो, सब दोनों सबके बीच में देख लो डिफरेंस 10-10 का है, तो H 10 हो गया। CF जस्ट ऊपर वाला 24 नहीं 13 हो गया। F कितना है फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो माध्यक वर्ग का फ्रीक्वेंसी 11, हाँ इसमें जो माध्यक वर्ग है उसी का लेना है। बस CF निकालते, CF वाला क्या लेना, माध्यक वर्ग से ऊपर वाले वर्ग का लिया जाता है CF, ठीक है। तो इसका आपको F 11 लेना है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में पुट करो, ठीक है। तो ये देखो सभी चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। फार्मूला में पुट करोगे तो L 65 प्लस का n/2 अभी हम लोग देखा था कितना है, तो 17.5 आया था, यहाँ मैंने लिख दिया। मैंने इसका CF 13 बटे में 11 गुना में 10। अब देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है। 17.5 में 13 जाएगा तो 4.5 बचेगा, बटे में 11 गुना में 10। अब 4.5 में 10 को जो गुना करोगे तो ये 45 आ जाएगा, तो 45 बटा 11 हो गया, ठीक है। अब देखो 45 बटा 11, यहाँ पे एलसीएम लेने से अच्छा है कि डायरेक्टली आप लोग 45 को 11 से भागा दे दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4.09 आ जाएगा। अब 65 में 4.09 को जोड़ोगे तो वो 69.09 के करीबन आएगा, और यही आपके पास क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। अब देखो 51 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। दिए गए चित्र में आपके पास एक चित्र है, ठीक है, यहाँ पे देख लो। इस चित्र में जो DE है वो समांतर AC है, देखो यहाँ पे जो DE है समांतर AC है, और DF जो है ये जो आपके पास है साथ ही साथ ये वाला इसके समांतर है। तो आपको प्रूव करना है कि जो B आपके पास F है, BF जो है BF और FE, BF और जो FE है इसका जो अनुपात है वो BE और आपके पास FC के अनुपात के बराबर है। बहुत ही सिंपल प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले हम लिखते दिया है कि ABC त्रिभुज है, टोटल में बड़ा वाला त्रिभुज पकड़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखा जाए बड़ा वाला त्रिभुज में कि देखो आपके पास ये इसके समांतर है, अच्छा, और ये जो है ये इसके समांतर है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया जो क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिख दिया। यहाँ से आपके पास 1 नंबर बन जाता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए अब देखो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ये वाला पकड़ेंगे, और थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि देखो अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके कोई भी एक भुजा के समांतर, चलो मैं इस भुजा के समांतर अगर मान लो कि अगर मैं एक इस प्रकार से एक लाइन खींच दूं, तो ये वाला इसका जो अनुपात होता है ये बराबर होता है इसके और इसके अनुपात के, ये थेल्स प्रमेय बोलता है। और यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल अगर पौड़ी थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला देखा जाए आपके पास, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपके पास देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। अगर मैं ABC बड़े ट्रायंगल की बात करूँ तो जो देखो ये AC जो है, AC के समांतर आपके पास देखा जाए तो आपके पास देखो AC के समांतर DE है, क्वेश्चन में दिया है, देखो AC के समांतर DE है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो होगा और ये वाला खंड का जो अनुपात होगा, यानी कि BE जो होगा ये इसका और EC का जो रेशियो होगा, 1 मिनट, और जो EC का जो रेशियो होगा, ठीक है, देखो फिर से मुझे बनाना पड़ेगा, यही दिक्कत है। टेंशन मत लो, आप लोग के लिए बहुत जल्द PC आ रहा है, उसके बाद इस सब मोबाइल वाला झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर लाइव वगैरह सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो ये इसके समांतर है, यानी कि जो आपके पास BE होगा और EC का जो अनुपात होगा वो BD और DA के अनुपात के बराबर होगा थेल्स प्रमेय से। तो वही चीज मैंने लिखा है कि देखो त्रिभुज ABC में देखो AC DE के समांतर है, देखो मैं यहाँ पे सीधा करके बना देता हूँ, इसको मान लो कि AC, ठीक है, और इसको मान लो कि DE, ठीक है, और इसको आप लोग B मान लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखोगे इससे पता चलता है कि BD और AD जो होगा या फिर DA जो बोलो, इसका जो रेशियो होगा वो BE और EC के रेशियो के बराबर होगा। कहाँ से, थेल्स प्रमेय से, जो प्रमेय 6.1 है आपका वहां से, ठीक है। और अब ट्रायंगल हम लोग ये वाला पकड़ेंगे, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल पकड़ेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें
AE और DF आपस में देख लो पैरेलल दिया है, देखो DF और AE पैरेलल दिया हुआ है, तो फिर से थेल्स प्रमेय में लगाएंगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होगा। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं कि देख लो कि इस ट्रायंगल में ये आपको पैरेलल दिया हुआ है, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। देखो ये आपके पास AE और यहाँ पे आपके पास मान लो ये B है, ठीक है, और ये आपके पास क्या, आपके पास ये आपके पास D आपके पास E है। तो इससे क्या होगा कि देखो आपके पास BD जो होगा वो DA के जो अनुपात होगा वो आपके पास BF और EF के अनुपात के बराबर होगा। अगेन थेल्स प्रमेय से इन दोनों समीकरण में देखोगे तो इसमें भी BD और DA यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं 2 से जो आपके पास देखा जाए तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है और यही आपको प्रूव करना था। बस क्वेश्चन में क्या है कि देख लो ये जो है ये पहले लिखा है, ये वाला बाद में लिखा है, तो बस मैंने पलट दिया और आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको बनाना था। अब देखो यही आपका इसका अथवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग, आपके पास प्रथम 51 नंबर तक के जितने भी पद है आपको S51 निकालना है, जिसका दूसरा और तीसरा पद आपके पास 14 और 18 दे दिया गया है। यानी कि दूसरा पद A2 का वैल्यू 14, A3 का वैल्यू 18 दिया गया, S51 निकालना है। अब देखो आपके पास 51 नंबर तक के पद का निकालना है, यानी कि 51 तक का आपको पद का निकालना है, यानी कि n का वैल्यू आपके पास, मैं बात बोलूँ तो आपके पास 51 है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। और आपको पता है कि A2 का क्या होता है, A+D होता है, जो कि आपके पास 14 दिया हुआ है। A3 क्या होगा, A+2D होगा। A4 क्या होता है, A+4D होता है। A4 का क्या होगा, A+3D होता है। A5 का क्या होता है, A+4D होता है। यानी कि जो भी यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से एक कम यहाँ पे 1 दिखेगा, D के आगे कुछ नहीं, मैंने 1 है, ठीक है। अगर मैं A5 निकालने को बोलूँ तो होगा A+ का एक कम, यानी कि 4D होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कुल मिलाकर A2 का वैल्यू 14 दिया, यानी कि A+D का वैल्यू 14 दिया है, A3 का वैल्यू 18 दिया, यानी कि A+2D का वैल्यू आपके पास 18 दिया हुआ है। अब इन दोनों समीकरण को अगर मैं घटा दूं, समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाओगे तो देखो आपके पास इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपके पास अब ये माइनस बन गया है, तो माइनस प्लस है, माइनस से खत्म। अब देखो यहाँ पे -2a में अगर d, -2d में अगर d चला गया तो आपके पास -d बचा, बराबर देखो -18 में 14 चला गया तो आपके पास -4 बचा, माइनस में खत्म हो गया तो d का वैल्यू 4 निकल गया। अब जब d निकल गया है तो हम लोग सबसे पहले a निकालेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देख लो SN का फॉर्मूला में आपको n चाहिए, जो कि हमारे पास 51 है, ठीक है। हमको a चाहिए, ठीक है, तो a नहीं है, और हमको क्या चाहिए होता है, d चाहिए होता है, तो d भी नहीं है, तो हम लोग d निकल गया, हम लोग a निकालेंगे। और a कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 में देखो हमारे पास यहाँ पे d पुट कर देंगे तो a नहीं निकल जाएगा। तो वही कर रहे हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, a+ का 4 बराबर 14, तो a का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, एक ही AC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 का 2a प्लस का n-1 × d। अब बस वैल्यू पुट कर दो n का, a का, d का। जब इसको काटा पीटा सॉल्व करोगे तो फाइनली जितना आ जाएगा वो 5610 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते 52 नंबर के पास पर लास्ट प्रश्न है, ठीक है। मीना बैंक से आपके पास 2000 रुपये ग्रहण करता है, यानी अरहन के लिए गई, यानी बोलो कि आपके पास बैंक से वो 2000 रुपये लेने के लिए गया है, जिसमें से सिर्फ 50 और 100 के रुपये के नोट वो लेना चाह रही है और ली है, ठीक है। टोटल उसने 25 नोट लिया है, यानी 100 और 50 का टोटल को मिला जाए तो 25 नोट लिया है, तो वो कितने 50 और 100 के नोट लिए आपको बताना है, ठीक है। तो देखो टोटल में मान लो कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x, 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ठीक है, और दोनों का यानी नोट 50 वाले और 100 वाले को मिलाकर टोटल 25 नोट ग्रहण किया, यानी कि x + y का वैल्यू 50 दे, इसको समीकरण 1 मान लो। इस तरह के 2 चर वाले अगर आप लोग समीकरण को सॉल्व करो तो आपको 2 समीकरण होना चाहिए। 3 चर वाले अगर समीकरण को सॉल्व करो तो आपके पास 3 गो समीकरण होना चाहिए। 4 चर वाले समीकरण को सॉल्व करो तो 4 समीकरण होना चाहिए। हम लोग 2 चर वाले सॉल्व करें, इसलिए हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे। एक तो आपका निकल गया इससे, देखो एक समीकरण तो आपके पास यहाँ टोटल 25 आपके पास नोट यहाँ से निकल गया। अब दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो इस लाइन से निकालेंगे कि टोटल आपको 2000 रुपये निकालना था, ठीक है, और आपको 50 और 100 वाले ही नोट लेने हैं। तो आपको पता है कि मान लो कि 50 यहाँ पे देखो ना कि हम लोगों ने क्या माना है कि 50 नोटों की संख्या x है, ठीक है, तो 50 नोटों की संख्या x है और 100 वाले नोटों की संख्या y है। यानी जाहिर सी बात है 50 नोटों की संख्या को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दें तो जितना
रुपया होगा, फिर हम लोग 100 नोटों की संख्या को हम लोग जितने भी 100 नोटों वाली संख्या जो कि y है उससे मल्टीप्लाई कर दें और आपस में जोड़ दें तो 2000 ना आ जाएगा, क्योंकि 50 नोटों की संख्याओं को और 100 नोटों की संख्याओं को अगर हम लोग मिला दें तो टोटल कितना बनता है 2000 बनता है। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, जैसे कि मान लो कि आपके पास मान लो कि 50 है, ठीक है, तो 50 आपको बताना है कि बताओ कि आपके पास 500 होने के लिए आपके पास कितने कितने 50 के नोट चाहिए। जाहिर सी बात है 10 नोट चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो यही इस 10 को आपको निकालना है, तो इसको हम लोगों ने x माना है, यानी कि ये जो x को हम लोग को गुना करना पड़ेगा ना 50 के साथ, ठीक है। तो ऐसे समझो, और एक तो नहीं समझ में आया तो मान लो कि आपके पास यहाँ पे कुल मिलाकर आपके पास 2000 है। तो मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता हूँ कि चलो एक थोड़ा मैं आंसर देख लूँ, थोड़ा सा समझाने में आसानी होगा। चलो ठीक है, ठीक है। मान लो कि आपके पास अगर बात करो कि मान लो कि 500 जो है 2000 में 500 रुपया का आपके पास 50 का नोट है, और बचा कितना 2000 में 500 अगर 50 का नोट है तो बचा आपके पास और 1500। अब मान लो 1500 रुपया का आपके पास 100 का नोट है, तो बता 50 को 100 का नोट कितना होगा। जाहिर सी बात है 500 रुपया अगर 50 का नोट है यानी कि आपके पास टोटल 100 और 10 गो नोट होगा 500 का, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू यहाँ पर 10 होगा, यानी कि आपको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे नोटों की संख्या के साथ 50 को, ठीक है। तो 50 अगर 500 टोटल नंबर 500 रुपया का अगर 50 के नोट है तो उसको हमको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को, जो कि नंबर यहाँ पे x है, यानी कि 50 माइनस x करेंगे। उसी प्रकार से मान लो कि 1500 अगर आपके पास मान लो कि 100 के नोट है तो टोटल कितने नोट है, तो 1500 के नहीं टोटल 15 नोट होंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये 15 नोट ही तो निकालना होगा, इसलिए हम इसको y माने, इसलिए हम क्या करेंगे इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने समीकरण 2 बना दिया। अब मैं क्या करूँगा सुनो, अगर मैं इसको माइनस डायरेक्टली कर दूंगा तो कोई कटेगा नहीं, आपको कोई एक काटना पड़ेगा x या y को। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो समीकरण 1 में मैं आपको क्या कर रहा हूँ 100 से गुना कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, यह समीकरण आप लोग 1 में 100 से गुना करोगे तो ये पहला वाला और बाद वाले को जब आप लोग 100 से गुना करोगे तो बन जाएगा 100x प्लस का 100y, क्योंकि देख लो x प्लस वाई बराबर में 25 ये पहला समीकरण था। अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, बराबर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 100x प्लस का 100y बराबर में, इधर जब 25 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2500 बनेगा। अब इसको समीकरण 3 मानो। अब देखो यहाँ पे कि देख लो यहाँ पे भी 100y है और यहाँ भी 100y है, तो अब दोनों कट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे गुना किया था। आप लोग चाहते तो इसको इस समीकरण को डायरेक्टली 100 से भागा दे देते हैं तो आपका यहाँ पे y 1 हो जाता, फिर भी आपका यहाँ देखो y 1 आया तो आपका कट जाता, तो भी आपका आंसर आता। या फिर आप लोगों ने इसको अगर मान लो 50 से मल्टीप्लाई कर देता समीकरण 1 को तो ये x 50 बन जाता है और यहाँ भी x 50 है, ठीक है ना। तो आप मतलब x के साथ 50 है तो भी आपका कट के x कट के आपका y का आंसर आ जाता। तो आपको कुल मिलाकर कोई एक टर्म को बराबर करना, आप कैसे भी करो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 3 में 2 को घटा दे रहा हूँ। 3 में 2 को इसलिए घटा रहा हूँ क्योंकि 3 थोड़ा सा बड़ा समीकरण, देखो यहाँ 2500 और यहाँ पे 2000, इसलिए मैं इसको घटा रहा हूँ। आप लोग 2 में भी 3 को घटाओगे तो आंसर आएगा, लास्टली जो माइनस आएगा वो कट जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे घटाओगे तो माइनस करोगे तो ये देखो ये माइनस 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 आ जाएगा। अब देखो ये पूरी तरह से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 100 में 50 गया तो 50x और 2500 में 2000 चला गया तो आपके पास देखा जाए तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास टोटल देखा जाए तो 500 बचेगा। अब देखो आपके पास 50 से सीधे 500 सीधे काट दो, क्योंकि भागा जाके कटेगा तो डायरेक्टली काट दो ना, थोड़ा स्मार्ट बनो। तो काटोगे तो आपके पास देखा जाए तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपके पास देखा जाए तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 10 आ गया, यानी कि टोटल x हम लोग क्या माने थे, आपके पास 50 के नोटों की संख्या, यानी कि टोटल 50 के कितने नोट हैं, टोटल 10 नोट है। तो y के कितने नोट होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण जो 1 था हमारा, देखो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे x का मान पुट कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा कि देखो यहाँ पे x का मान 10 रख दो तो y का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 25 में घट जाएगा, यानी कि y का मान 15 आ जाएगा। तो अतः 50 वाले नोटों की संख्या 10 हो जाएगा और 100 वाले नोटों की संख्या आपके पास 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना था। अब देखो इस क्वेश्चन का अथवा वाला लास्ट प्रश्न, दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों का स्वभाव को बताते हुए हल कीजिए। तो मूलों का स्वभाव निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट d निकालना पड़ता है, विविधकर निकालना पड़ता है, ठीक है। और विविधकर निकालने के लिए आपको b² माइनस 4ac का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। और द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास देखा है तो b और a का मान चाहिए होता है, d का मान चाहिए होता है, और d निकालने के लिए अगेन b और ac का मान चाहिए, यानी सबसे पहले आपको b और ac निकालना पड़ेगा। और आपके पास एक द्विघात समीकरण यह दिया गया है, और द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस का bx
प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो देख लो एक्स स्क्वायर के सामने में यहाँ देखो ए है, यानी कि ए का वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पे एक्स के सामने बी है, यानी कि यहाँ पे एक्स के सामने इसमें देखो -17 यानी कि बी का वैल्यू -17 है। और सी यहाँ पे अकेला, यहाँ भी सी अकेला, यानी कि सी का मान 13 है। तो देखो ए का मान आपके पास 2 निकल गया, बी का -17, सी का मान 13 निकल गया। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू -17 है, तो -17 का स्क्वायर 290 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4ac, तो 4 इंटू में ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू आपके पास 13 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 104 आ जाएगा, ठीक है। आप 200 देखा जाए तो 290 में आपको 104 को घटा दोगे तो आपके पास 185 आएगा। आप लोग देख सकते हो विविधकर का वैल्यू जो आ रहा है वो 0 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि 185 0 से बड़ा होता है। और डी का वैल्यू जो आ रहा है, जो आपके पास 185 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है। तो जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और साथ ही साथ असमान होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलेंगे तो दोनों का मान अलग अलग आएगा। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, यानी कि दोनों जो मूल निकलेगा वो बराबर निकलता है। अगर डी का मान मान लो छोटा हो जाए 0 से, यानी कि माइनस में आ जाए, तब उस केस में आपके पास मूल जो होते हैं वो काल्पनिक निकलते हैं, ठीक है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब द्विघाती सूत्र निकालो। द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a होता है। अब देखो रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac है और यही ऊपर में पढ़ा था कि d का वैल्यू होता है। तो काहे में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जगह पे, लिखने की जगह पे डायरेक्टली में d लिख दूं, ठीक है। और मुझे d निकालने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर में d निकाला हुआ है जो कि 185 आया हुआ है। तो डायरेक्टली में d का वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर में, यहाँ जो d है उसका वैल्यू मैं क्या करूंगा 185 पुट कर दूंगा। बस यहाँ पे b का वैल्यू मुझे केयरफुली पुट करना, यहाँ बच्चे गड़बड़ा हैं, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मूला में -b है और b का भी वैल्यू आपके पास -17 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं -17 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में फॉर्मूला में माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ है b का वैल्यू। तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे +17 हो जाएगा। प्लस माइनस ये रूट 185 है, आप गुना में 2 गुना 2 आपके पास 4 आ गया। और देखो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो कि d का मतलब ही आपके पास 20 को -4ac होता है, तो 20 को -4 जगह में मैं d लिख सकता हूँ। अतः 2 मूल क्या निकलेंगे? पहला मूल क्या होगा? देखो ये आपके पास ये प्लस और माइनस दोनों में, तो प्लस वाला पहले लो 17 प्लस रूट 185/4, ये पहला मूल निकल गया। एक बार माइनस वाला लो 17 माइनस का रूट 185/4, ये दूसरा मूल निकल गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को बनाना था। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो को फिर भी बहुत जल्दी समझने का ट्राई किया, मुझे लगा था 2 घंटा के ऊपर जाएगा, परंतु 1.5 घंटा के आसपास वीडियो खत्म हो चुका है। और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF मैं डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम में, तो आप लोग पहले वीडियो को पूरा जो बच्चे देख रहे हो, मेरे तरफ से थम्स अप, आपको कोई भी फोड़ने से रोक नहीं सकता, ठीक है। और मैं आपका इंपॉर्टेंट और भी शुरू कर दूंगा जल्दी ही, टेंशन मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।